हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक आईएएस। फ्रेंड्स, मैं कपिल भारद्वाज आप सब लोगों का टेक्स्ट बुक आईएएस पे स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं अमेजिंग टीम जो आज आपके साथ डिस्कशन करेगी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे। मैं वेलकम करता हूं रवि कपूर सर, एक्स आईआरएस एंड अ ग्रेट मेंटर फॉर एसए एज वेल एज इन इंटरव्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज। कंवल सर, द किंग ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री बनाना भी जानते हैं और पढ़ाना भी जानते हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि विदाउट हिस्ट्री इट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड टू क्लियर योर एग्जाम। आई वेलकम नानकी मैम, द क्वीन ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज विदाउट इकोनॉमी ना तो इंडिया का सर्वाइवल पॉसिबल है और ना ही हमारे एग्जाम के अंदर उसको पास आउट करना पॉसिबल है। तो वेलकम टू टेक्स्ट बुक आईएएस चैनल। अब आप लोगों के साथ मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं मेरे जो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम पुट अप करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने इंसाइट उस पर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि बच्चे उससे सीख पाएं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। रवि सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। रवि सर एक्स आईआरएस हैं और काफ़ी लंबे टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की, सिविल सर्वेंट भी रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व भी किया। तो सर, आपके टाइम से और आज तक अगर यूपीएससी के पैटर्न को देखा जाए तो काफ़ी हद तक बदलाव आए, चेंजेस आए। तो आप इन चेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं और बच्चे को अपनी प्रिपरेशन के अंदर इस लेवल पे क्या बदलाव लाने चाहिए, किस एंगल से उसको देखना चाहिए एग्जाम को, इसके बारे में आप अपने विचार बताएं। कपिल जी, सबसे पहली तो मेरे टाइम में या अभी के टाइम में या आगे के टाइम में जो एक पैटर्न जो कभी चेंज नहीं होगा वो ये है कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो मेंटेन रहेगी। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि एग्जामिनेशन ब्रॉड बेस्ड होता चला जा रहा है, खासकर बीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग। आई फील पर्टिकुलरली इन द ऑप्शन सब्जेक्ट आई नोटिस इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स हैज डेफिनेटली गिवन अ चैलेंज। इस बार बहुत स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके गए पर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए अभी की रिसेंट कोर्स शीट में। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि क्यूरियोसिटी के एंगल से बहुत ब्रॉड बेस्ड नॉलेज की जरूरत है। खासकर इस बार की पेपर को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से शायद कवर नहीं हो पाता है। तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्रॉड बेस्ड एंड इट इज एमिंग एट पीपल हु आर क्यूरियस, जिनकी आंख और कान खुले हैं। दे आर रीडिंग एंड कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टेक्स्ट बुक्स। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चेंज और आई थिंक स्टूडेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज ही करना पड़ेगा। और एक कोई इट्स नॉट अ मिस्ट्री दैट द यूपीएससी इटसेल्फ सेज इन द नोटिफिकेशन, अगर आप पढ़ेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ वेल एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन वुड नो। सो मीन्स हम ये कह सकते हैं, लाइक रवि सर की अगर जो मैं बात करूं, जो मतलब रवि सर इन शॉर्ट कहना चाहते हैं, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो आपके अप्लाइड टाइप जो चीजें हैं वो यूपीएससी आपसे डिमांड भी करता है और पूछता भी है। लाइक इफ यू आर कवरिंग बेसिक सब्जेक्ट्स तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्टडी, बट स्टिल आपको अप्लाइड टाइप पे जाना जरूरी है ताकि आप ये देख सकें कि सिविल सर्विसेज के अंदर लाइफ में इन्वॉल्वमेंट क्या होगा और उसी के अराउंड जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सर ने एक चीज मेंशन की है कि यूपीएससी अपने अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को हमेशा मेंटेन रखता है। तो मतलब स्टूडेंट उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आने वाले टाइम पे भी वो कुछ पैटर्न बदल भी सकता है, अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। तो सर, इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यूपीएससी बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी चेक करता है साथ साथ में नॉलेज के? इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं। इनफैक्ट इन एडिशन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, यूपीएससी जितना भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो मैं देखता हूँ, जो चेंज हो रहा है, जो नहीं भी चेंज हो रहा है जी, और काफ़ी साल गवर्नमेंट में सर्विस करने के बाद मैं समझता हूँ कि इट्स ऑल रेलिवेंट टू द जॉब। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी के या पॉलिटी के तो एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम इज बीइंग टेस्टेड। जब मेरे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150-200 वर्ड्स के, द आइडिया इज दैट क्या आप उसको समराइज कर सकते हो बहुत कम शब्दों में। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, बिकॉज उसी वॉल्यूम में फाइल नोटिंग करनी होती है। दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत समराइज कर पा रहे हो, व्हेन यू विल बी एबल टू हेल्प मेक अदर पीपल मेक डिसीजंस अपने थॉट उसमें देके। आप हर चीज़ पर थीसिस तो लिख नहीं सकते 100%। हाँ, तो इट इज रेलिवेंट टू द जॉब एंड आई होप दैट नाउ व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू दिस and I am able to speak about this freely, this perspective I can add to the preparation. That will be my contribution to the civil service community. So basically एक सिविल सर्वेंट का काम होगा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। तो सीधा सीधा सर का कहना ये है कि यूपीएससी से आप सिविल सर्वेंट बनते हैं और सिविल सर्वेंट का काम होता है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समराइज करके छोटे से पार्ट में देना और क्रिस्प पार्ट में, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वो हमारे लिए पिलर बन जाता है। सो ऑन दिस मैम, कमिंग टू यू, कि जैसा हमने देखा कि पैटर्न चेंज हो रहा है सर के टाइम से अब तक, काफी ज्यादा इवोल्यूशन यूपीएससी में हुआ, अनप्रिडिक्टेबल भी है। तो स्टूडेंट अपनी तैयारी में क्या ऐसे बदलाव करे कि उसको ये डायलेमा ना रहे कि ये कैरियर ऑप्शन मैंने चूज भी करना चाहिए या नहीं, या फिर एक स्ट्रेस जो आ जाता है कि फेलियर का जो स्ट्रेस होता है,
तो वो अपनी तैयारी में ऐसे क्या बदलाव लेके आए? As Ravi sir said, कि the only thing which is certain about UPSC is, or the consistent about UPSC is its unpredictability. तो अपनी तैयारी में बदलाव कुछ नहीं करना है सर, अपने बेसिक्स जो वेदास है ना, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, उनको पकड़ के रखना है। और सर जो बच्चे नहीं करते हैं ना, जो बदलाव जो आप कह रहे हो, जो होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है, इसकी बच्चे मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहते। 2-4 मॉक्स करके बस उनको होता है कि हमने वही दे लिए हैं। किसी में अगर 1-2 मॉक टेस्ट में 90 नंबर भी आ गए हैं तो उनको लगता है जी हमारा यहाँ पे 90 आ रहे हैं तो वहाँ तो 110 हम हिट कर ही जाएंगे। ठीक है सर, ये एग्जाम स्पेशली जो प्रीलिम्स वाला अटेम्प्ट अभी जो 2023 वाला था, वहाँ पे मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा बच्चों की मेंटल रेजिलियंस चेक हुई है। और मेंटल रेजिलियंस वो ही बच्चा एग्जिबिट कर पाया होगा जिसने बहुत सारे मॉक्स दिए, क्योंकि ऑल टुगेदर जो थे क्वेश्चंस है ना, उसका पैटर्न चेंज कर गया था। तो कोई सा भी बच्चा, बहुत ऑब्वियसली बात है, विचलित हुआ ही होगा पेपर के बीच में। तो चेंज की जरूरत नहीं है सर, बस जो हम शुरू से जो जितने भी मेंटर हैं, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हम बोलते हैं भाई कि मॉक्स दे लो, प्रैक्टिस कर लो, खूब सारे क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, ताकि कुछ भी घुमा फिराव आता है, पैटर्न में चेंज आता है तो तुम लोग वहाँ पे विचलित ना हो उठो। तो यही स्किल सेट जो पहले थे वो रखने हैं, और अभी भी मैं आगे वही कहूँगी बच्चों को कि उन्हीं को पकड़ बनाए रखो तो पेपर निकल जाएगा सर। एटलीस्ट पासिंग लाइन में तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम ऐसा है कि सर उसके नंबर आगे जाके दे डजंट मैटर ना मच। तो अपने को बस सिर्फ जस्ट बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी है, वो चीज हो जाएगी। सो बेसिकली नानकी मैम का कहना है कि यूपीएससी में इट इज द मेंस एग्जाम व्हिच विल मेक यू आईएएस। तो प्रीलिम्स को आप उस एंगल से देखो कि आपको एक क्लियरिंग स्टेज है, मेंस में जाना है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैम ने बोला है कि कंसिस्टेंसी। आप ये मत देखो कि आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए और एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने की वजह से या एक पेपर में आने की वजह से यू फील सो मच कॉन्फिडेंट कि अब मेरा क्लियर हो जाना है। कंसिस्टेंसी हमें मार्क्स के अंदर बनानी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स हमें ट्राई करने हैं। सो कंवल सर, आई एम कमिंग टू यू। सर, हमें पता है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो बच्चे को भी पता है, हम बताते भी हैं। तो फिर बच्चे को ऐसे क्या चैलेंजेस आ जाते हैं एग्जाम के दौरान कि वो फिर भी हर बार यूपीएससी को क्रिटिसाइज करता है? तो उसको हम इस हैबिट को बेसिकली अगर मैं बोलूं तो बच्चा इससे कैसे कॉप अप करे? दिस इज माय क्वेश्चन। सर, जिस हिसाब से मैंने यूपीएससी को समझे इतने सालों में, वो ये है कि जब बंदा तैयारी शुरू करता है ना, वो सिर्फ इसको एक एग्जाम मान के चल पड़ता है कि ये एग्जाम है, जिस तरह से अभी तक जिंदगी के बाकी एग्जाम भी हैं। पर क्योंकि एग्जाम ना बड़ा बहुत है, इसमें सिर्फ एक पेपर नहीं हुआ, इतने सारे पेपर होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट होंगे, और क्योंकि ये पेपर बहुत मुश्किल से एक अटेम्प्ट में तो नहीं निकलेगा, 2-3 साल लग जाते हैं। जो ये टाइम पीरियड है ना जिसमें हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें जीवन में चेंजेस बहुत आ जाते हैं। आपके घर पे बहुत चेंजेस आएंगे, आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। यही मेन टाइम पीरियड है जब आपकी शादी होनी होती है। तो क्योंकि पेपर उस मोड पे आता है आपकी ज़िंदगी के, तो आप ना उस डायरेक्शन से बदल जाते हो। अगर मैं सच में बात करूँ तो ये एक टाइम पीरियड जब आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे होते हैं जी, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। इस पेपर के साथ उन सारी चीज़ों को लेके चलना, उस प्रेशर को लेके चलना ना, तो इन द एंड बंदा टूट जाता है अगर नहीं बनता। क्योंकि इन द एंड तो सच्चाई यही है कि मुट्ठी भरी बंदे बने के बहुत सारे लाखों बच्चे फेल ही। तो जब बंदा वो देखते हैं ना, तो वो फिर लास्ट में क्रिटिसाइज करने लग जाता है। बट जबकि उसको पता ही था कि जब अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो सिलेक्शन तो उस 900,000 बच्चों की होगी, राइट, जो करने जाते हैं। मैं हमेशा, मेरे को ये लगता है कि इससे बंदा टैकल किस तरह से करे कि बहुत शिद्दत से तैयारी करे। 2 साल दे इसको, 2 अटेम्प्ट दे, और फिर अपने किसी रेस्पेक्टिव फील्ड में जहाँ पर उसने तो एक जॉब सिक्योरिटी ली, और फिर उसके साथ पेपर दे। कि ये नहीं होना चाहिए कि 6 अटेम्प्ट ही लगा दिए जी, 6 साल बाद फिर देखेंगे हर साल को उसकी, क्योंकि जो सच है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कंवल सर का कहना है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यू आर आउट ऑफ द सोसाइटी और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में यही एम करना है, तो वो पैटर्न नहीं होना चाहिए। आपकी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं। इसलिए इस एग्जाम को लाइफ बनाने की बजाय एग्जाम को एग्जाम के तरीके से दिया जाए। कुछ अपनी शिद्दत से एग्जाम दो, प्रिपरेशन करो, लेकिन अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आती भी हैं और हमें उनको निभाना भी है, तो उनका बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतने स्ट्रेसफुल लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें उसके बाद में उसको बियर करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो टेक इट एज एन एग्जाम। सो रवि सर, जैसा कि हमने ये सभी फैकल्टीज ने माना कि हाँ अनप्रेडिक्टेबल है एग्जाम, पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज या ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइन, हैबिट जो आप बताना चाहें कि बच्चे को ये तो एटलीस्ट बदलाव अब करने ही चाहिए? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नानकी मैम ने भी बिल्कुल ठीक बोला, कंवल जी ने भी
यू आर एब्सोल्युटली ऑन द पॉइंट। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी इस एग्जाम के साथ एसोसिएटेड है। स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि इट इज़ रिस्की और तो उसके फेवर में नहीं है। व्हाट आई वांट टू से हियर इज, जो स्टूडेंट इस और को एक्सेप्ट करके सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है वो नॉर्मल इंसान नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग टू डू। और आपको लॉजिकली ये नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छे चांसेस है करेंगे इसको। मतलब वो बच्चा ये मान रहा है कि ये एज अ पोटेंशियल, नॉट ओनली दैट, ये मान रहा है कि आई हैव द पोटेंशियल टू चेंज माय फ्यूचर। मैं 1 in a million हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मैं बन जाऊंगा। दैट इज अ हीरोइक थॉट। 100%। हर किसी के बस का नहीं है इतना हौसला करना। बिल्कुल। सबसे बड़ा डेंजर जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभता है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, द मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज जब स्टूडेंट जिसमें फेल होते हैं, फेल नहीं बोलूंगा मैं, डिस्क्वालीफाई, जी। दे बिकम डिस्क्वालीफाइड। कहीं उनको ये ना लगे कि ये स्ट्रेटजी ही गलत थी और लाइफ में रिस्क लेना बंद करते हैं वो। जी। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज दैट दे लूज कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स और देयर लाइफ। दे शुड नो कि अगर अपनी जवानी के टाइम पे हाँ ये सब चीज़ें हैं, फैमिली का प्रेशर, हर चीज़ एक साथ साबित होती है, पर ये रिस्क भी तो उसी टाइम लिया जा सकता है। वो तो है कि उस रिस्क के लिए रिवॉर्ड। अभी तो सर बोला मेंटल एबिलिटी से ज्यादा मेंटल रेजिलियंस को चेक करता है। 100%। और भाई मेंटल रेजिलियंस आदमी की बना के लेकर आता है, बट द रिस्क, आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट कि एग्जाम नहीं होगा, इज दैट इट विल शैटर योर सेल्फ बिलीफ। हाँ, वही कि उसको बचा के रखना, उसको अपनी उसको बचा के रखना है, क्योंकि लाइफ में वही आगे लेके जाएगा, और अगर सिलेक्शन हो भी गया तो सर्विसेज में भी वही आगे लेके जाता है। यानी कि दैट इज सीक्रेट, दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड। सो देखो, सर का कहना ये है कि जब हमें कोई भी चेंज लेके आना होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने का मतलब है आप एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं। सर ने बोला कि इंडिविजुअल लाइफ में आप बदलाव लाते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में यस चेंजेस ला रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ लीडर। उसके साथ साथ में आप सिर्फ चेंजेस अपनी लाइफ में नहीं, लोगों की लाइफ में भी बनाने वाले हो, और वो सब करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यस, सोसाइटी से है और हमारे अदर सोशल इश्यूज वो हैं हमारे साथ, बट ये राइट टाइम भी है रिस्क लेने का। एट द एज ऑफ 40 यू कांट टेक रिस्क, तो एनर्जी का होना जरूरी है और एनर्जी अपनी मेंटेन करना। तो सर इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि अपनी एनर्जी को बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल अपनी साइकी को प्रिजर्व करना जरूरी है जी। ये जानना जरूरी है कि अब मैं यूपीएससी में जा रहा हूँ तो ऑलरेडी आई एम समबडी हु इज आउटस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ बिलीफ। मतलब सेल्फ बिलीफ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड लाइक कपिल सेड इज एब्सोल्युटली राइट। जी। 2 अटेम्प्ट दिए जाने चाहिए शिद्दत से एट द सेम टाइम। अपनी सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रिजर्व करके प्लान भी बना लेना चाहिए। उस पॉइंट के बाद कोई हर्ज नहीं है उसमें। बिल्कुल इतना ओवर इन्वेस्ट ना हो जाए कि जो हमारी जो अल्टीमेट गोल्डन करेंसी है, जी, our old belief in ourselves is vanished, you know, sacrificed। जी जी। जहाँ जब तक वो नहीं हो रहा है सब ठीक है। हाँ, कि जब तक बिल्कुल, आप में बिल्कुल। हौसले। मतलब आप जब तक अपनी मेंटल एबिलिटी से लड़ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर द पर्सन जो कि विनर है अपने आप में, क्योंकि आप चीजों से जीत रहे हो। तो इन टोटल आप अगर मेंटल एबिलिटी रख रहे हो, अपनी साइको स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन डू दैट। अगर कहीं पे वीकनेस है तो सर ने अभी मेंशन किया कि प्लान बी होना चाहिए, तो मैं प्लान बी के क्वेश्चन पे जरूर आना चाहूंगा स्पेसिफिकली सर, बट उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है नानकी मैम, आपसे स्पेसिफिकली है वो क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमी का स्पेसिफिक पार्ट में बात करूं तो मुझे देखने को मिलता है कि बजाय कि स्टैटिक के ये करंट ओरिएंटेड है। तो बच्चा करंट अफेयर को किस तरीके से टारगेट करे ताकि ये ना हो कि यार पता नहीं अनलिमिटेड करंट अफेयर हैं, कैसे पढ़ूंगा, कैसे कवर करूंगा, तो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए करंट अफेयर के लिए? सर आपके क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में एड्रेस करूंगी। पहले तो इकोनॉमी स्पेसिफिक एंड देन फिर अपन करंट अफेयर्स जनरल, जो सारे सब्जेक्ट्स को लेके हमको बात करनी है। तो सर इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को, इसको आप उसका बून मानिए या बेन मानिए, द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कि ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो इस सब्जेक्ट को अपने में पूरा ले पाए, क्योंकि सर इकोनॉमी क्या एवरी डे चेंज हो रही है भाई। अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ गई, फिर एनपीसीआई कोई इनिशिएटिव लेके आ गया, फिर ऑल टुगेदर कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आ गया, तो एक बुक में कोई आपको चेंज कर ही नहीं सकते। तो यू नीड टू बी वेरी मच अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। नाउ आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन की वेयर टू पुट द फुल स्टॉप, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो सर फुल स्टॉप ऐसे तो कोई लगा नहीं सकते, क्योंकि सर कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द स्काई कुड बी आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी पेपर। बट सर अगर लिमिटेशन लगानी है तो कुछ जो डिफाइंड बुक्स हैं, चाहे आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले रहे हो, चाहे वो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस ले रहे हो या आप खुद से कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जो आपने नोट्स बनाया ना सर, उसी को रेपिटेटिवली रेफर करो। क्योंकि सर अब ये मान के चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि अगर ये स्टैंडर्ड
करंट अफेयर की बुकलेट्स में से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितने बच्चे बैठे हैं ना सर, वो भी तो घुमा के फिरा के उन्हीं बुक्स को रेफर कर रहे हैं, उसके सम और दी अदर फॉर्म को रेफर कर रहे हैं, तो वो भी नहीं ही कर पाएंगे। लाइक इन द केस ऑफ दिस अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में भी तो यही हुआ है सर कि आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन, जैसे फ्लैग के डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो जब मैंने नहीं पढ़ा उन स्टैंडर्ड बुक्स में से, दूसरों को कैसे आ जाएगा? चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन आ गया, हम कभी जाते ही नहीं। अब वो अवार्ड्स के ऊपर जो खेल रत्न और इनके ऊपर आ रहे, तो सर जब हमारे बुक्स में है ही नहीं वो स्टैंडर्ड जो हम मटेरियल रेफर करते हैं करंट अफेयर, तो दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। तो सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि कुछ जो भी मटेरियल आप जिसको भी अपना मान रहे हैं उसमें विश्वास रखिए और उसी का रेपिटेटिव, ये नहीं कि एंड में 3 नई किताबें, बच्चे एंड में जाके सोचते हैं हम क्या कुरुक्षेत्र भी पढ़ लें, हम ह्यूस्टन भी पढ़ लें। नहीं, पढ़ना था तो स्टार्टिंग में पढ़ते और उन्हीं को घोटते बार बार, एंड में जाके ये सारी चीजें मत करो, क्योंकि यू विल जस्ट एंड अप वेस्टिंग योर एनर्जी। एंड में तो टाइम कन्वर्जेंस का होता है सर। ओके, तो फुल स्टॉप इज न्यूज़पेपर पढ़ो, एक कोई मटेरियल अपना आधार बनाना जो जिसका भी आपको समझ आता है, जिसको भी आप जिससे रेजोनेट कर पाते हो जी। डू नॉट रन इन एवरी डायरेक्शन, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे जाके अपनी यूपीएससी के लिए। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है, और इजी है तो सबके लिए इजी है। सो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करके और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ताकि आपने एटलीस्ट जो पढ़ा है उसको आप अपने एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाएं। ऐसा मत सोचिए कि अनलिमिटेड नॉलेज आई हैव टू गेन, क्योंकि आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो सर कंवल सर, मैं आपके पास आता हूँ। करंट ओरिएंटेड चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि करंट अफेयर ऐसे कवर करना चाहिए, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि करंट में तो आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ईजी बना रही है लाइफ को। लाइक मैं मेरा टाइम याद करता हूँ तो ये ढूंढना भी मुश्किल हो जाता था कि हु इज़ द बेस्ट टीचर, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आज के टाइम पे टेक यूपीएससी एस्पायरेंट की प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल है, और उसको क्या राइट अप्रोच है उस टेक को यूज़ करने की? बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है टेक ने जो एनेबल की है वो ये, सबसे पहले तो यही है कि जो कोचिंग पहले बहुत महंगी हुआ करती कि उसको काफ़ी कॉस्ट कम कर दिया, उसकी काफ़ी अफोर्डेबल कर दिया, कि जो बच्चा पहले सोच भी नहीं सकता था कि मैं 1.5-2 लाख की कोचिंग ले लूँ जो फिजिकल इंस्टीट्यूशंस में होता है, तो वो एक बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड करती है। हाँ, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, आप अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से पढ़ सकते हो, तो हर एक चीज़ एक तो उसने की। बट एट द सेम टाइम जो एक चीज़ दिक्कत कर दी टेक ने वो ये है कि रिसोर्सेज का बहुत प्लेंटी हो गया, कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ सही है, कहाँ से सही गाइडेंस मिलेगी। तो वही है कि डबल एज स्वॉर्ड है टेक, जो मेरे को लगता है। तो उसी में आपको चुनना पड़ता है फिर कि आप जहाँ से कर रहे हो कि वो रिसोर्स सही है, कि जिस टीचर से आप कर रहे हो वो सही है, क्योंकि इन दैन स्क्रीन के पीछे किस तरह से काम डिलीवर किया जाता है बच्चे को उतना नहीं पता होता कि इंटेंशंस क्या है, कि किस हिसाब से, कि वही है कि किस इंस्टीट्यूशन के जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो वो सारा कुछ, क्योंकि बच्चा एक नया न्यू कमर है, उसको तो कुछ भी दिखा दो तो उसको लगेगा कि ठीक है, क्योंकि उसको तो पढ़ना है, उसको तो बेस्ट अपना चाहिए, उसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो देख सके। तो टेक को बहुत संभाल के रुपया, टेक इज़ अ डबल शॉट गेम। तो मेरे को तो यही लगता है कि थोड़ा किस्मत का भी आ जाता है कि आप किस जगह पे बैठे हो, कि किस से पढ़ रहे हो। मेरे को लगता है कि जो सामने से बंदा पढ़ा रहा है वो उसने, क्योंकि वो रास्ता देखा हुआ है, मान लो कि एक रोड है जिसके ऊपर जाके अब यूपीएससी को क्लियर कर लो, जो टीचर है उसने वो पूरा रास्ता देखा हुआ, उसके ऊपर कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वो आपको बस ये बता देगा कि इन गड्ढों से बच जाना। अल्टीमेटली चलना तो चलो आपको ही है जी। टेक उसमें बस आपका जो शायद 4 साल लगने थे उसको 2 साल में पूरा कर देगा, बस ये एक सबसे बड़ा जो फायदा है। सो सर मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू पान वाला मैं गूगल मैप का यूज करूँ तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा, जाना मुझे ही पड़ेगा। राइट अप्रोच और राइट तरीका मुझे ही अपनाना है, बस मैंने मैप का सहारा लिया, उसने गाइड किया और मैंने उसको फॉलो किया। हाँ जी। तो सर रवि सर, इस पे टेक पे ही मैं आपके पास भी एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूँ। जैसे सर ने बोला कि टेक ने चीजें अफोर्डेबल बना दी, तो क्या टेक की वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज में? The more relevant problem is that the issue has been reversed now. पहले प्रॉब्लम होती थी कि सोर्सेज नहीं है, now there are too many. जी। The challenge is filtering. What will you choose not to go focus on? बड़ा कॉमन सी सेइंग है सोशल मीडिया में, attention is the new currency. जी। When you say सस्ता हो गया है, I don't exactly agree. I think महंगा हो गया है because your attention is being grabbed by everyone. 100%। हर किसी को चाहिए आपका attention, अगर attention नहीं मिलेगी तब तक काम कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। You know that is what tech does.
So you have to have some sort of really strong mental discipline or other tech to make sure that you are not distracted. आपको अपनी attention को preserve करना पड़ेगा. जी. That has become the challenge. पहले आप अपनी attention को preserve करो, फिर आप उसको direct करो जहाँ आपको लगता है कि करनी चाहिए. And then you must ignore all of it all the time. It's something called FOMO, fear of missing out. जी जी जी. सारा टाइम फोमो का अटैक होता है सोशल मीडिया पे. आपको आप कभी अगर इंटरनेट पे चले जाओ और अगर आप इंटरनेट पे नहीं गए तो इंटरनेट आपको कौन सा छोड़ देगा, सजेशंस देगा, ईमेल आएंगे, नोटिफिकेशन, पॉपअप्स आ जाएंगे. कांट एस्केप इट. एग्जैक्टली. इट विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि आपको नहीं आता है, ये आपने नहीं पढ़ा. somebody else has got something good and you haven't done it. अब competitive examination में dimension changes, it becomes a serious issue. जी. Now you start to question everything you've done in the past. You start to question your material only. And you have invested so much time. So therefore the psychological challenge has increased exponentially. Exactly. Another thing with online education, yes, it has become more economical. Of course, given all these problems of attention, जी. the fact of the matter is, माहौल नहीं है अब जी. स्टूडेंट के पास. माहौल नहीं है, वो मोटिवेशन खत्म है. बिल्कुल. और घर पे बैठे बैठे कौन कितना अपने आप को पुश कर लेगा अपने बेडरूम में. क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका ये है कि अल्टीमेटली सोल्यूशन का टेक से ही निकलेगा. बट नाउ वी नीड टेक टू कंट्रोल अदर टेक. If you don't do that, जी. then everybody is lost in it. I think that is the next evolution, and that is something that I'm really looking forward to with textbook. This is the intention. सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन टेक मॉनेटरी टर्म्स में आपकी एजुकेशन अफोर्डेबल हो गई है, बट उसके अदर कॉस्ट भी हैं जो यहाँ पे इनकलकेट होते हैं. लाइक आपको अगर मैराथन में दौड़ना है तो आपके साथ दौड़ने वाले लोग भी चाहिए. एटमॉस्फेयर आपको रिक्वायर्ड है. आप अकेले दौड़ते रहोगे तो आपके पास में कंपटीशन नहीं है. तो राइट कंपटीशन का होना जरूरी है. टोटल हम ये कह सकते हैं, यू शुडंट बी ड्राइव बाय टेक, यू शुड ड्राइव द टेक. दैट मस्ट बी द पर्सपेक्टिव. Easier said than done, but yes, it is correct. सर ये तो हुई कुछ प्रीलिम्स के आसपास की डिस्कशन, लेकिन अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा. फाइनली सर एग्रीड की मेंस एग्जाम है जो आईएएस बनाता है, और मेंस एग्जाम में स्पेसिफिकली एथिक्स पेपर आज के टाइम पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है. तो बच्चे को एथिक्स का जो पेपर है उसको कैसे टैकल करना चाहिए? मतलब उसको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो उसको हाई मार्क्स दिला सकें एथिक्स के अंदर, जहाँ पॉसिबिलिटी है लेकिन वेरिएबिलिटी भी अवेलेबल है. देयर आर स्टूडेंट जो बहुत कम मार्क्स आते हैं, देयर आर स्टूडेंट जो ज़्यादा आते हैं. तो ऐसा क्या किया जाए? इनफैक्ट इस बार ही मैंने नोटिस करा कि बहुत कम मार्क्स आए टिपिकली जी. अक्रॉस द बोर्ड, डबल डिजिट मार्क्स. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसी वजह से उठा हाँ. कि मैं लॉट ऑफ क्वेरीज केम्स टू मी कि सर इस बार तो मतलब एथिक्स से जो एक्सपेक्टेंसी थी हमारी हाँ. कहीं लो चला गया. कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनको मैं एंड तक मेंटोर करता रहा, ऐसे के लिए भी एथिक्स के लिए मैं बताता रहा, और जब तक वो एग्जाम के अंदर नहीं गए एग्जामिनेशन हॉल में तब तक मैं उनके साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स शायद पेपर ही नहीं खत्म हुआ एथिक्स का. इट वाज टू लेंथी, इट वाज इजी. हर एक सिंपल पहले क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, देन डिवाइडेड दैट इनटू 4 क्वेश्चंस. नाउ यू हैव टू थिंक, it would take you double the time to think them up and then write them and summarize them. That became very difficult. We didn't complete the paper. That's one. Ethics, usually people treat it as something of a common sense thing. No, it is not that. It is a proper discipline in its own right. There is a social science linguistic vocabulary that is used, that should be used. Ethics is the interface of psychology, philosophy and some other field. जब तक वो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती तब तक बात नहीं बनेगी. पढ़ना पड़ेगा उसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन एंटायरली. Sir, I think you will agree to my statement that ethics is the most neglected paper out of all. कि ये तो एंड में अपन कर ही लेंगे, तो अपन लिख ही लेंगे. Correct. Right. And that add to the fact that not only neglected because of the fact that there is no exact clear cut guidance about it. Exactly. उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं. इसमें डेवलप भी हम कैसे करें? कैसे करें? Exactly. और वो एक the task of the exam is also very tricky if you think about it. We are trying to test somebody's ethical aptitude. And what could be ethical for you could not be. That's very subjective thing also. Correct. What could be ethical for you, maybe that is not serving the same purpose for me as well. Yes. And even so, suppose I wanted to test what is your side of ethics. How would I be able to test it with the question paper? Exactly. And the examiner could have his own biases also while checking the papers. Yes, of course, that is the logic of the interview. कि भाई जितना हो सके हम सब्जेक्टिविटी कम करके इंसान को जांच के मतलब तराश के फिल्टर करके निकालें उसको. बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पेपर है ना जी. उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसकी प्रिपरेशन अब काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड हो गई है. उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा उसको. एक और गलती जो करते हैं कपिल जी, दे मोस्ट स्टूडेंट्स वेट अंटिल प्रीलिम्स रिजल्ट टू स्टार्ट. ठीक, ओके, देखी जाएगी जी जी. ऐसे और एथिक्स
वो देखी नहीं जाती है। एंड द मेंटर्स रिपीटेडली कहते हैं कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल इज द गेम चेंजर। इट इज वो ही आपकी जो बोट है उसको सेल कराएगा। बट इवन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी टेल दिस सेम फैक्ट, दी स्टूडेंट्स दे स्टिल रिमेन कि मैम क्या करें कि पेपर निकल जाए। अरे ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल अगेन एंड अगेन, बट दे डू नॉट पे हीड टू दैट। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो ये ग्रांटेड चीज़ें ले लेता है कि एथिक्स तो हमारे अंदर होती है, मैं इसको लिख दूंगा, कोई इसमें चैलेंज नहीं है, उसकी बजाय वो कुछ अपने कीवर्ड्स को, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करे। लाइक आपने सर अभी एग्जांपल दिया कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस ही क्वेश्चन। आज के टाइम पे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो गया, व्हाट इज हैप्पीनेस, बहुत ही जेनेरिक इन नेचर है, हैप्पीनेस है कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल हमें उसको एक अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे टेक्निकल टर्म्स चाहिए जो मुझे वहाँ पे इनकलकेट करनी पड़ेंगी। सो नानकी मैम, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि एथिक्स में सर ने काफ़ी इंसाइट्स दिए, बट इन टोटल मेंस एग्जाम में जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन होता है, बच्चा उससे डरता भी है। और मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ जिन्होंने 2-2, 3-3 साल प्रिपरेशन हो गए, बट स्टिल उन्होंने आंसर राइटिंग नहीं की। तो ये जो आंसर राइटिंग वाला फियर है, इसको बच्चा कैसे कम करे? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग में क्या स्टेप्स वो फॉलो करे, ये थोड़ा सा आप बताइए। तो ये जो एक इनहिबिशन है ना कि आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करे, एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेम कहाँ से होती है? बच्चे को लगता है मैं पहला आंसर लिखूं और वो एकदम फ्लावरी इंग्लिश में निकल जाना चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ और बताएं इसमें कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट भी करनी चाहिए, राइट डे, मतलब कई बार तो कहते हैं कि फर्स्ट डे से स्टार्ट करो, या तो वो राइट डे भी बताएं आप कि कब करना चाहिए। तो सर यही से अपन स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन कि कहाँ कब स्टार्ट करनी है। तो सर ये जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग गाइड करते हैं कि जिस दिन आप फाउंडेशन में एनरोल करो 2-3 दिन में लिखना चालू कर दो। तो सर अब बच्चा लिखने जाता है, उसके पास कंटेंट नहीं, उसको पूछ लिया कि मान लो व्हाट इज डिजिटल करेंसी, व्हाट इज जीडीपी, तो उसको समझ ही नहीं है व्हाट इज जीडीपी, उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा? आज हम किसी भी चीज़ को, बी इट चाहे हैप्पीनेस की डेफिनेशन है या कोई हमें रूलर के बारे में लिखना है या कोई टेम्पल या भक्ति मूवमेंट, हमारे अंदर उससे रिलेटेड ज्ञान भी तो होना चाहिए, तभी तो उसको हम पेपर में डालेंगे। जब मेरे पास ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, जब मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, रास्ता आगे से दाएं मुड़ेगा फिर बाएं मुड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो सर बच्चों को 1 से 2 महीना ज्ञान को लेना चाहिए अपने अंदर। फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, यूट्यूब से खुद से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ो पहले, मतलब चीज़ों पे पकड़ बनाओ, तभी आप उसको डाल पाओगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चे क्यों डरते हैं, सर डरते वो खुद की, उसको कम भी कैसे, उस डर को कैसे हटाए? उस पे भी आएंगे। सर डरते क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि आजकल क्या है सर, जो आजकल का युवा वर्ग है, जो यूथ है, उसमें पेशेंस बड़ा कम है, ठीक है ना? वो चाहता है मैं 1-2 आंसर लिखूं, एकदम बढ़िया से आ जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन पे मतलब इतनी जल्दी वो लोग परेशान हो जाते हैं ना, अब इंट्रोडक्शन नहीं बैठ रहा, बॉडी नहीं आ रही, कंक्लूजन, अरे गिरो तो सही फिर उठोगे ना, तुम गिरना चाहते ही नहीं हो जी। पहली बार में, क्यों परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती, वैसे तो ठोकर खाने। हाँ, बस ये पढ़ लेते हैं मीम्स में, जी। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन की बारी आती है ना, जैसे इजियर सेड देन डन, वो नहीं हो पाता है सर, ठीक है ना? डू नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ओवरनाइट। दिस एग्जाम इज जस्ट नॉट अबाउट कि आपका मेंटल होराइजन ब्रॉड करे, इट्स समथिंग व्हिच चेंजेस योर लाइफस्टाइल आल्सो। जी। आपकी अप्रोच टुवर्ड्स थिंकिंग, मुझे धीरे धीरे ही चीजें आएंगी। यू नीड टू इनकलकेट पेशेंस इन योरसेल्फ टू एस दिस एग्जाम। दूसरी बात सर फिर क्या आती है बच्चों की कि सीधा टिपिकल क्वेश्चन उठाएंगे। मेरे साथ सर ये रहती है कि आप जब भी कोई सा भी हिस्ट्री का उठा लीजिए, एथिक्स का उठा लीजिए, फॉर दैट मैटर इकोनॉमी, क्योंकि मैं इकोनॉमी की फैकल्टी, सर सबसे जैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, जैसे व्हाट इज योर नेम, राइट 5 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ, इतने बेसिक क्वेश्चन को लिखो कि तुम 5 लाइनें लिखना चालू करो। लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन दूंगी किसी को, तो मैं सीधा बोल दूंगी डिफाइन जीडीपी, 10 लाइन्स। तुम ये 10 लाइन में लिख के ले आओगे ना, तो तुमने फर्स्ट स्टेप रख दिया। मैं सीधा ही दे दूं व्हाट इज जीडीपी, व्हाट आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीडीपी एंड व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम अचीविंग दी, खत्म है बच्चा वहीं पे। वो डरेगा ही डरेगा, वो जो डर है वो री-इन्फोर्स हो जाएगा। और साथ ही साथ सर इससे एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम और भी आती है, जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कि इंग्लिश अच्छी कैसी करें। तो एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट मान लो, सजेशन मान लो सारे बच्चे इस चीज़ को, कि अगर इंग्लिश लगता है कि
सही करनी है, नई सेंटेंस फ्रेम हो रहे। तो सर बचपन में हम टिन पढ़ते थे, चाचा चौधरी पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, उसको इंग्लिश में पढ़ो। क्यों सीधा तुम्हें जेफरी आर्चर की नॉवेल से स्टार्ट करना है या यूके मेन्यू पढ़नी है शिव खेरा की? कमर्शियल लिटरेचर पढ़ो जो इजी सेंटेंस फ्रेम करने आए तुम लोग। नाउ आंसरिंग योर लास्ट क्वेश्चन की इम्प्रूवमेंट कैसे आए आंसर राइटिंग में। सर देखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। एथिक्स में आप मे बी कुछ एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, फॉर दैट मैटर इकोनॉमी में कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो वेजेस बढ़ रही है, उससे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हर एक एग्जाम की अपनी, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है जो आपको उनकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज गाइड करते हैं, जो बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो हेयर एंड गो वाली बात है जी। व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमी इन पर्टिकुलर, नंबर्स नहीं डालना चाहते बच्चे, ओके ठीक है सर। 2021 का एक क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। सो एज ज्योग्राफी टीचर ये चीज आप भी बता दोगे क्योंकि मेन एग्जाम में भी दिया है, ठीक है ना। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योर आंसर, क्योंकि सर जो बच्चा मेंस लिख रहा है ना उसको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट पता है ना। हाउ डू यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड इज जब आप उसमें नंबर डालोगे करंट ईयर के कि भाई गवर्नमेंट ने कैपिटल बजट पे लास्ट 3 साल से बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। सो दैट इज हाउ यू आर कन्वेइंग इट टू द एग्जामिनर कि मुझे पता है भाई मैं व्हाट आई एम राइटिंग, आई एम नॉट जस्ट ब्लैबरिंग इन द पेपर, आई एम नॉट रैमलिंग, मेरे को पता है एज टू दिस इज माय बिजनेस, मैंने उसको इंटरलिंक कर दिया करंट अफेयर्स, नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर। दैट इज हाउ यू इम्प्रूव। तो एक ज्योग्राफी में हम एक फिनोमेना यूज करते हैं, कैटास्ट्रोफिक एंड डायस्ट्रोफिक। तो कैटास्ट्रोफिक जो होता है सडन चीजें, तो बच्चा चाहता है सडन मेरा आंसर आ जाए, तो वो सडनली नहीं होगा, हमें बड़ी आराम से चीज़ों को परसिस्टेंट वे से परस्यू करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैम ने बोली कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, तो आई थिंक सर डायरी राइटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डेली इंसिडेंट है, लिखेंगे, बस उसको राइटिंग प्रैक्टिस ही तो करनी है। 10 लाइन लिखी हाँ, तो वो किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैम ने जो बोली है कि देखिए आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसकी सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा, किसी रिपोर्ट का कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप कोट कीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप इस तरीके से हवा में बातें नहीं कर रहे, आप रिलेवेंट तरीके से बातें कर रहे हैं। सर रवि सर, मैम ने अभी एक चीज़ मेंशन की थी स्टार्टिंग में ही कि चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं या कुछ ऐसा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है, सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है क्या? इसका आंसर सब जानते हैं। द आंसर इज नो। द आंसर इज बीन देयर फॉर एवर, एवरीबडी नोज कि कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। द मोर रेलिवेंट क्वेश्चन आई थिंक इज लोग कोचिंग क्यों लेते हैं? अगेन फोमो, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, मोटिवेशन और एक गाइडेंस की उम्मीद, और आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट मैं क्यों गया था, स्ट्रक्चर। ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो भी स्ट्रेटेजिक चीज़ें थी, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे, दो चीज़ें हैं, देयर इज नॉलेज जी, देयर इज स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन, द प्लानिंग, द स्ट्रेटेजाइजिंग। ये प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग मैंने ऑफलोड कर दी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब मेरा काम रह गया एज अ स्टूडेंट एब्जॉर्ब करना इन्फॉर्मेशन बस जी। दैट डजंट वर्क। ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट डोंट डू दैट, दे कांट डू दैट। अल्टीमेटली दोनों सीखने पड़ते हैं। आई वांट टू रिलेट दिस टू आंसर राइटिंग, देयर इज नॉलेज जी, देयर इज अ न्यूरोमस्कुलर स्किल कॉल्ड राइटिंग, पुटिंग इंफॉर्मेशन इन योर हेड on paper in good vocabulary in grammar जी। different skill, completely different जी। आप prelims के multiple choice questions you can solve with knowledge, कुछ दिमाग में है, आपको articulate करने की जरूरत नहीं पड़ती, and then solve it। relation patterns, किसी ना कुछ you understand जी। some hazy concepts are enough, कभी कभार हो जाएगा जी। So ask you to write it and ask you to define what is GDP deflator and why is it important। Now you have to think about what the GDP deflator is and describe it and then say why it is important. That requires a lot of articulation जी, a different skill। Like she's absolutely right, it takes time to develop that skill। बिल्कुल, a skill is not knowledge, and knowledge is not skill जी, different things। 100। So in short, एक अगर बिल्डिंग आपके सामने है तो उसका रिनोवेशन करना आसान है। लाइक प्रीलिम्स में होता है कि आपके सामने एक ऑप्शन ठीक है, बट मीन्स में आपके सामने एक ब्लैंक पेज है जिसपे आपको अपनी नॉलेज, अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। तो वो बिल्ड करना अगर है, उसके लिए आपकी स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें नेसेसरी है कि आप किसी की हेल्प लें। कवल सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चा ये भी सवाल करता है कि स्टैटिक में और करंट अफेयर के अंदर कैसे बैलेंस बनाया जाए।
कई बार तो ये लगता है कि क्या हमें अपनी सारा टाइम प्रिपरेशन का करंट अफेयर को ही दे देना चाहिए, या फिर क्या सारा टाइम मैं अपना स्टैटिक को कितना दूं, कैसे डिवीजन, मतलब ये बैलेंस कैसे बनाया जाए करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट के बीच में? सब बहुत बेसिक है कि करंट अफेयर समझने के लिए पहले स्टैटिक तो समझना पड़ेगा जी। अगर इकोनॉमी का कुछ भी जीडीपी वगैरह कुछ समझना है तो उसका पहले स्टैटिक समझना पड़ेगा। जब आपने पहले जो बेसिक स्टैटिक एनसीईआरटी फंडामेंटल बुक्स, ये आपका पैरामाउंट, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तभी ऊपर बिल्डिंग बन पाएगी जी। अब करंट अफेयर्स क्योंकि आज के टाइम में बहुत आ गए हैं कि आप कितने हद तक वो करंट अफेयर करोगे, क्या क्या करोगे। तो जो मेरे को बस बेस्ट लगता है वो ये है कि न्यूज़पेपर एक तो सबसे बेस्ट सोर्स है आपका, पर न्यूज़पेपर में अगर आप मान लो सारे प्रीलिम्स की खबरें पढ़ते जा रहे हो जी, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं जो आपके लिए सारी प्रीलिम्स की खबरें निकाल देंगे, तो बेस्ट तो आप वहीं से पढ़ लो। न्यूज़पेपर आपको क्यों पढ़ने, एक तो आपको ओवरऑल जनरल आइडिया रहे कि क्या दुनिया में करो, उसके अलावा जो उसमें एडिटोरियल्स आते हैं जी, कि जब आप वहाँ पर जो बड़े बड़े राइटर बैठे हैं, जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो किसी अपने विचार को लिख रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत किस तरह से की जी, उन्होंने अंत किस तरह से किया, कौन से अच्छे एग्जाम्पल दिए उसके लिए, ये तो उससे ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि करंट अफेयर को सिर्फ करंट अफेयर की तरह ना देखें, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए देखें। वो आगे चल के आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। बहुत ना स्मार्टली करने होते हैं करंट अफेयर, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की था तो मेरे को याद है कि ज़्यादा कोई गाइडेंस नहीं थी, तो 4 घंटे में न्यूज़पेपर ही करता था रोज़ जी। फिर किसी ने समझाया कि ये जो तो रोज़ खबरें लिखता है निकाल के प्रीलिम्स की, वो ये जो मंथली मैगजीन्स आती हैं तो वहाँ से कर ले, उसके अलावा जो टाइम बचेगा उसको अपने वैल्यू इंप्रूवमेंट के लिए लगा ले, या स्टैटिक अच्छे से कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली 60% ऑफ द पेपर तो वहीं से आएगा, प्रीलिम्स का भी इसका भी। तो वही है कि जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं ना कि तैयारी करनी किस तरीके से है, तो रास्ता बहुत आसान है। ये तैयारी ना मुश्किल नहीं है, पर इस तैयारी को करना कैसे वो समझना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बच्चा, क्योंकि जी अगर मैं अपनी बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ऐसा तो कुछ है नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, सिंपल कहानी है, वही उसी में से क्वेश्चन आ जाता है जी। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे को लगता है बस टीचर का रोल यही होता है कि ये बहुत बड़ा कुछ है, उसको उसने करवा दिया कि इस तरह से समझना था, इसमें से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बस इसको करके चले जाओ। सो इन शॉर्ट दोस्तों, कंवल सर का कहना ये है कि जो कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक टीम है जो आपके लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ निकाल रही है, तो आप अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट ना करें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को स्किप कर दें, क्योंकि उससे आपकी राइटिंग जो स्किल है वो इंप्रूव होगी। आपको पता लगेगा राइटर अपने विचारों को कैसे लिखता है और आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको बैलेंस जो है वो करंट अफेयर के साथ में करना चाहिए, और रेस्ट जो स्टैटिक पार्ट है वो नो डाउट कि हमें उसको करने की नीड है। हाँ रवि सर, आई एम कमिंग टू यू। जो मेरी भी क्यूरियोसिटी थी एक्चुअली कि आप भी एस्पायरेंट रहे सिविल सर्विसेज के लिए, आपने के एम्बिशंस थे, आपने ज्वाइन भी किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज को छोड़ के आप एजुकेशन की लाइन में जो आ रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? मतलब ये ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? इसलिए बहुत कुछ तो पर्सनल रीजन है और कुछ ज़्यादातर पर्सनल रीजन है एजुकेशन में, इसलिए क्योंकि लॉट ऑफ डायनामिज्म, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। जो मेरी जॉब थी, जो मेरा डिपार्टमेंट था, जो मेरा दायरा था, मेरी जुरिडिक्शन थी, आई वाज अ टैक्सेशन ऑफिसर, राइट? टैक्सेशन डिपार्टमेंट, आई हैव टू डू टैक्सेशन ऑल माय लाइफ। 10 साल कर लिया मैंने, दैट इज मोर देन एनफ टैक्सेशन फॉर अ लाइफ टाइम, एंड दैट इज वन। द अदर थिंग इज दैट आई वाज ऑलवेज वांटिंग टू डू सम काउंसलिंग, सम मेंटरशिप। तो ये शौक मेरे में स्टार्टिंग से था, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। साइकोलॉजी मेरा ऑप्शन रहा। जॉब में रहते रहते मैंने एमए साइकोलॉजी कंप्लीट करी अपनी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, स्ट्रेट। अब वो क्लिनिकल साइकोलॉजी अपने पास रख के कोई फायदा नहीं है। आई वांट टू मेक श्योर पीपल आर हेल्प्ड बिकॉज ऑफ इट, देयर इज नो अदर रीजन फॉर इट। द बेस्ट वे टू सेट इट अप, देखिए तीन रिक्वायरमेंट, मज़ा आना चाहिए, लोगों की हेल्प होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैं सोचा मुझे कहाँ मिलेंगी सब चीज़ें। बाय डिफॉल्ट इट अराइव्ड इन द यूपीएससी, इट वाज जस्ट देयर, प्लेटर पे पड़ा हुआ था मेरे लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी ये डिसाइड करने में कि मुझे ये करना है जी। मैंने ये किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। तो सर आपने जैसे मेंशन किया कि IRS थे, आप टैक्सेशन में थे, तो आजकल बच्चे बोलते हैं यूपीएससी मतलब IAS एग्जाम, तो क्या ये रियल में ही वही चाम है कि IAS एग्जाम और IRS में इतना बड़ा डिफरेंस है कि हमें, आपको भी कभी लगा कि IRS मिला था मैं भी IAS बनता? स्टार्टिंग में जब एक बारी मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मुझे थोड़ा सा शौक था IAS, मुझे ये भी नहीं पता था IAS में होता क्या है वर्सेस दी IRS। ना मुझे IRS का कुछ पता था, ना IPS का, ना ये, तो मुझे तो बस बेटर रैंक चाहिए थी बिकॉज ऑफ माई कंपेटिटिवनेस एंड माई अचीवमेंट मोटिवेशन। व्हेन आई जॉइंड द IRS, फिर मुझे पता चला कि IAS में क्या होता है। बैचमेट्स मिले, लोग मिले, बहुत सारे ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ, समझ में आया द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। IAS में पीपल हैव गुड करियर्स, एवरेज करियर्स, बैड करियर्स। IRS में भी यू हैव गुड, बैड, एवरेज करियर्स।
जी डायमेंशन चेंज। IRS में बहुत एडवांटेज रहता है, यू गेट टू लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ आप ऑब्वियसली यू विल बी देयर वेयर इंडस्ट्री इज, एंड वेयर इंडस्ट्री इज देयर इज डेवलपमेंट ऑलवेज, राइट। तो एक उसका एक फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे लगता है कुछ कॉलीग मेरे IAS में मिस करते होंगे जी इस चीज़ को, क्योंकि उनको बाय डेफिनेशन स्टार्टिंग में दे हैव टू स्टार्ट विद रिमोट एरिया, दे हैव टू स्टार्ट विद एरियाज विच रिक्वायर डेवलपमेंट, विच रिक्वायर सम डायनामिज्म, दैट्स व्हाई दे आर पोस्टेड देयर इन द फर्स्ट प्लेस। एस्पायरिंग एरियाज बेसिकली, Yes. है ना? Yes. Yes. Where some creativity, some development, some innovation is required जी in administration, which is what then why you put young officers, young blood in the field in the first place. तो वो एक मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग था। मुझे नाउ इन हाइंडसाइट आई बिलीव बहुत अच्छा हुआ मुझे IAS नहीं मिला। मुझे लगता है कि मैं शायद परेशान हो जाता। IRS में मेरा बहुत अच्छा टाइम कटा, बहुत कुछ सीखा मैं उसमें, और उसके एक्सपोजर से आई हैड अ ग्रेट लेंस ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स ऑल थ्रू आउट। देखिए अल्टीमेटली हर जगह फाइल होती है, हर जगह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सेम है, सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, सेम सिस्टम है हर जगह। नेचर ऑफ द वर्क इज डिफरेंट। आप लैंड देख रहे हो, मैं टैक्स देख रहा हूँ, जी तो काम करने का तरीका तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज मोर देन एनफ एक्सपोजर टू नो एंड गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस देयर। आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ डिफरेंस, सो आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट हैपेंड। कवल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैंने क्या ट्रेंड देखा है कि UPSC में बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है IAS बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए, और जब वो उस एम तक नहीं पहुंच पाता है तो सोसाइटी उसको एक ब्लेम गेम की तरह देखने लग जाती है। वो कहती है कि फेलियर है। तो इज इट ए काइंड ऑफ फेलियर, या फिर आप उसको किस एंगल से देखते हैं और आप बच्चों को इस पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कि मान लो कि अगर आप जिस दिन IAS की तैयारी करने के बारे में सोचते हो जी तो दिमाग में तो ये होना ही चाहिए कि हो सकता है कि ना बने, क्योंकि मान लो कि अगर इतना बड़ा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी उतना ही तो बड़ा है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ तो विद द टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये चाहते हो कि आप IAS या फिर कोई सिविल सर्वेंट बनोगे, आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को इम्बाइब करना चाहते हो, तो उसका जो प्रोसेस है इसी थ्रू गुजरेगा। अगर आपको ताने मिल रहे हैं कि हर साल आपको रिश्तेदार गालियाँ निकालेंगे, तुम कुछ नहीं बन पा रहे, तो ये सहकर भी तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को भर के आओगे। आप इसको सिर्फ ये मत देखो कि हाँ अगर आप नहीं बन पा रहे तो वो क्रिटिसिज्म आ रहा है। उस क्रिटिसिज्म को आप अगर कंस्ट्रक्टिवली लोगे तो आप उससे बहुत सारा कुछ ज़िंदगी के बारे में भी सीखते हो कि अल्टीमेटली आपको अपने ऊपर फोकस करना। मैं भी इसी सारे दौर से गुजरा हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मेरे को एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है, जब तक मैं ये सारा कुछ फेस नहीं करूँगा मैं बड़ा इंसान बन ही नहीं पाऊँगा। फेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप IAS बन भी जाओगे, मान लो आप बन जाते तो क्रिटिसिज्म तो फिर भी रहेगा, बस उस क्रिटिसिज्म का जो फेस है वो चेंज हो जाता है। क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप कभी भी 100% हैप्पीनेस तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं वी मस्ट एंजॉय द पाथ, नॉट द डेस्टिनेशन, और उसी के अंदर चलते चले जाएं। There's one thing I want to add जी। on. He is absolutely correct. The same people who criticize you will be the exact same people who all of a sudden start to look you. They're both fake. हाँ, मतलब कि यहाँ पर मैं करियर स्टार्ट किया टीचर का, तो मेरे को लगा कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं इसमें खुश रहता हूँ। जी तो पहले जो बंदे मेरे को ये कहते थे कि नहीं कि तूने गलत डिसीजन ले लिया, कि तेरे को वही अपने अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए था, जी आज जब वो देखते हैं कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गया तो वो कहते हैं कि बहुत सही डिसीजन था, कि Okay. यू मेड द राइट डिसीजन, कि वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अल्टीमेटली जिस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो ना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग आपसे सेटिस्फाइड हो जाए। ओके। हाँ, बस So, yeah, there is a popular saying कि just take the decision and then make it correct, prove it correct basically। आप अपनी Right? जिंदगी के जी। खुद वो होते हो प्रोटैगनिस्ट। अच्छा, तो इसी एंगल पे एक नानकी मैम आपसे स्पेशली क्वेश्चन है मेरा कि गर्ल्स को जेंडर डिस्पैरिटी नो डाउट इंडिया में है और हमारी सोसाइटी उसमें कहीं ज़्यादा मतलब इवॉल्व नहीं कर रही है, जेन्युइन बात है ये। तो जेंडर डिस्पैरिटी में तो और भी चैलेंजेस हो जाते होंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए, और इन केस अगर हम सक्सेस नहीं हो पाए तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को क्या हैं वो चैलेंजेस बेसिकली, और कैसे आपने भी उनको टैकल किया है, तो कैसे उनको टैकल करना चाहिए? First, I would want to throw some light कि challenges क्या आते हैं, and I think अपन दोनों इस बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि सर जब पेरेंट्स फीस भर देते हैं ना तो उनको लगता है भाई लड़की को हम पढ़ा रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि हम लड़की को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर ग्रेजुएशन उसको UPSC के लिए भी पैसे भर के दे रहे हैं। जी सो टाइम एंड अगेन आई सेड द सेम थिंग कि फीस भर देना अपने आप भी इनेबलिंग चीज़ नहीं है कि तुमने फीस भर दी, दैट्स अ वाओ थिंग, ठीक है ना। उसको एक वो एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि फीस भर दी है फिर उसके बाद भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप भाई वो सुबह उठ के तुम्हारे
हेल्प भी करे, घर में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो बेटा नहीं बेटी पहले खड़ी हो, नहीं, उसको माहौल भी तो दो ताकि उसमें वो आगे निकल सके। ठीक है। अब सर फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, अगर लड़की के 1-2 अटेम्प्ट नहीं निकलते हैं तो जी चलो बेटा अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ, ठीक है ना, उसको सेकंड ऑप्शन या व्हाट वी कॉल इट एज प्लान बी परस्यू करने का मौका शायद ही दिया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि प्लान बी होना चाहिए, जी। लड़कियों को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि भाई अब चल तू यहाँ प्लान ए में फेल हो गई है, चल प्लान बी देख ले, उसके लिए हम तुझे 2 साल और देते हैं आगे। नहीं भाई, अपनी लाइफ आके देखो। एक वो लिमिटेशन भी रहती है एज की कि भाई नहीं भाई टाइम से जो काम हो जाए। ये डायलॉग बड़े कॉमन से कानों में पढ़ने लग जाते हैं, ग्रेजुएशन होती है, यूपीएससी जैसा गोल्ड अटेम्प्ट दे रहे हो उसके बाद तो और ही आ जाते हैं। ठीक है। Now how do we tackle these challenges is कि सब थोड़ा तो थिक स्किन होना पड़ेगा लड़कियों को, ठीक है ना, बोलते हैं बोलने दो। मतलब ये इसको कुछ लोग गलत शिक्षा के नाम पे भी ले सकते हैं कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट की थिक स्किन, बट करना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक स्टैंड फॉर यू? मतलब आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो कि मुझे ये करना है, व्हाट इज दिस एज, व्हाट इज दिस नंबर, नहीं भाई मैं करूंगी, प्लान ए में फेल हुई, इट इज रियली ओके। एंड सर इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। क्या करते हैं लोग जो एस्पिरेंट होते हैं वो अपनी सारी लाइफ ना एग्जाम के राउंड सेंटर कर देते हैं, जब ये होगा मैं तभी खुश होऊंगा, जब ये होगा मैं तभी घूमने। डू नॉट सेंटर योर एंटायर लाइफ अराउंड वन एग्जाम, इट्स जस्ट ए और प्लान बी और प्लान सी, नॉट दैट कि अपनी सारी लाइफ आप उस पर डिपेंडेंट कर दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सर। तो प्लान बी भी परस्यू करने का मौका होना देना चाहिए, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। लड़कियों को जरा थोड़ा सा बोलना, टेकिंग स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, ये लेना अब जरूरी, इट्स हाई टाइम सर। सो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बात यह है कि यू मस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, एंड सेकंड थिंग इज कि आप भी अपना आउटराइटली प्लान बी को एग्जीक्यूट करो ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओ। सर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है रवि सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके बहुत सारे रीजन हैं जिसके पीछे आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को छोड़ दिया, लेकिन बच्चे जो आने वाले सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए मैसेज भी होगा, एक लर्निंग भी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज्यादा अकाउंटेबल था जिससे कि आपको लगा कि आपको सर्विस छोड़ देना चाहिए? नो 0%। 10 साल की सर्विस में मुझे कभी किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन नहीं आया कुछ बोलने के लिए या कुछ मना करने के लिए। अरे नेचर ऑफ द IRS ना, आपके साथ भी नहीं होगा वो, और अगर होगा भी तो यू विल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द पॉलिटिशियन विल बी इन द नेचर ऑफ अ रिक्वेस्ट इन फैक्ट। ओके, और तो और वो भी समझते हैं बिकॉज दे वर्क इन द गवर्नमेंट, द एम्बेट इज लिमिटेड, जो भी है लीगल टेक्निकल बाउंड्स में होगा, राइट? तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है वैसे भी। दैट इज द फैक्ट, एंड एवरीथिंग इज नाउ सो ट्रांसपेरेंट कि बहुत ज़्यादा यू कैन नॉट डू एंड यू शुड नॉट डू, एंड दे ऑल्सो नो दिस। IRS जैसे टेक्निकल जॉब में, लीगल जॉब में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई वुड से इज क्लोज टू जीरो। एक्सेप्शंस में अगर in IAS and IPS, based on my experience, many conversations which I have had with others, I would not call it political interference. They are two people working for the same goal in different type of formats. You know, पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है। जी। अल्टीमेटली गोल वही होता है, या वो फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ हो जाता है, कोविड हो गया, कोई और प्रॉब्लम होगी, they have to work together to find a solution. जी। We cannot call this political interference. You know, what I think might actually happen is bureaucratic interference. A bureaucratic interference is, of course, your internal organization, and that there are certain systems in the government. There are certain cultures. हर company में, हर organization में कुछ set cultures होते हैं. उन cultures के हिसाब से चलना चाहिए। उनका एक tradition होता है, उनका एक काम करने का pace होता है, उनका एक काम करने का रिवाज होता है। Okay. That is, I think, the thing which prevents people from doing radically different things. बहुत ज़्यादा रेडिकल या क्रिएटिव चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम विच हैज बीन सेट अप, बहुत सालों से चला हुआ है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो यूनिलैटरल डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं। यू आर इन द पब्लिक ऑफिस, कोई भी डिसीजन आपके बेसिस पे आपको ठीक लगा वो करना, इट्स नॉट पॉसिबल। अप्रूवल देने पड़ेंगे, मल्टीलैटरल पिलर्स हैं तो वहाँ से ही आएगा वो चीज़। ऑफ कोर्स। आई मीन आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव अ स्कोप ऑल्सो। लॉ में भी स्कोप बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और अगर कुछ हो सकता है तो कोई और उसको ऑडिट या सुपरवाइज कर रहा होगा। लेकिन बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। सो इज इट सिचुएशन जिसकी वजह से जो सिविल सर्वेंट बन जाते हैं उनका बाद में सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे? यू नो, क्योंकि जब बच्चा शुरू में जा रहा होता सिविल सर्विसेज के लिए, लाइक वी वर एस्पायरिंग फॉर, एट दैट टाइम हम सोचते थे कि हम एक रिवॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि बच्चे को जाके सिविल सर्विसेज में गए तो हाथ बांध दिए, और जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वो मेरे पास है ही नहीं और ना मैं कर सकता हूँ। देखिए, हाथ बांधने वाली चीज इज पार्ट ऑफ द पैकेज,
अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट्स, राइट? रूल ऑफ लॉ पहले पढ़ाया जाता है हमको, जी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एग्जिस्ट्स, यू आर नॉट सपोज टू बी द किंग एंड टेक यूनिलैटरल डिसीजंस। अगर आप डिसीजंस लेते हो तो आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा और वो डिसीजन अप्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि the will of the people doesn't vest with you, it vests with the political executive and the legislature. So of course you can't take the unilateral decision and just execute it, जी। है ना, unless of course there are emergencies, but वो सब एक अलग ambit हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि this is the reason, but हाँ एक जरूर चीज है कि yes, the rules and the laws and the entire structure of taking any action is complicated. Okay. It is not easy to just do something. You must think about it, process it, get it approved, then you will be able to do it if at all. There is a process, there is a latency. Again, like I said, ऐसा नहीं होगा तो you would not have a unified plan of action at all. कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा. बिल्कुल। How do you manage a system and organization of thousands of people to make sure they work in the same direction? उसके लिए 100%. you need some and more importantly, Efforts. in a democracy. जी। In a democracy, approval तो चाहिए ना. You need to 100%. make sure that जो हो रहा है वो benefit के लिए हो रहा है. बिल्कुल Okay. बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में आप अपनी खुद की मर्जी नहीं कर सकते। सो इन टोटल हम ये कह सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, अप्रूवल तो सभी से होगा, सहमति होगी, और इवन वी आर अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, एक परसेप्शन होता है सर कि गवर्नमेंट जॉब है मतलब रिलैक्स है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट आई थिंक इट इज नॉट द केस। बहुत हाईली अकाउंटेबल चीजें हैं यहाँ पे। कवल सर, मैं चीज एक जानना चाहूंगा, अभी सर ने बोला पिलर होते हैं, चेंज जो लाना सोसाइटी में वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा नहीं कि यूनिलैटरल चेंज ले आए। तो अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, और बच्चा बोलता है कि मैं सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हूं। तो आप इस क्वेश्चन का क्या आइडियल आंसर मानते हैं कि व्हाई एनी इंडिविजुअल वांट टू बिकम आईएएस और सिविल सर्वेंट, और मैं डायरेक्टली पूछूं तो व्हाई यू वाज एस्पायरिंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? अगर सच में बात बताऊं तो प्रेस्टीज बहुत बड़ी जो चीज़ है जो सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है, ऑल्दो विद द डेकेड्स ये कम होती जा रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर देखें तो सबसे बेसिक ऑफिसर है पटवारी। अगर हम पंजाब की बात करें तो वही सबसे बड़ा राजा माना जाता था, पटवारी ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो प्रेस्टीज जो हमारे को बताया जाता है कि वो तो वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को लगा कि हाँ बन जाना चाहिए। पर जो मेजर जो चीज़ें जो आईएएस के साथ जुड़ी हुई हैं वो तो एक और तो चेंज मेरे को लगता है कि आप एक मिनिमम लेवल के ऊपर तो लेके आ ही सकते हो, जैसे सर ने भी कहा, और उसके साथ जॉब सिक्योरिटी होगी, आपको एक अच्छा डिसेंट लाइफस्टाइल मिलता है। और उसके अलावा ये एक ज़रूर चीज़ ज़रूर है कि अगर आप बन जाते हो ना तो आपकी एक दो पुश्तें तो सुधर जाती हैं, जो मेरे को लगता है। जो फैमिली की इज्जत भी बहुत बढ़ जाती है कि जो लोग शायद आपको आपके माँ बाप को पहले बुलाते भी ना हो या फिर आप टॉन्ट करते हो वो भी आपको बहुत ढंग से बुलाएंगे। तो ये बड़ी सारी चीज़ें, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई जिसकी वजह से एक इंसान, या फिर मैं अपनी भी बात करूँ, जो बंदा इंस्पायर करता है कि अच्छा घर मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेगी, जो लेमैन को समझ होती है सिविल सर्विस की। जब मैंने शुरू की थी मैंने तो यही सोच के शुरू कर दिया। पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आजकल ये सोशल मीडिया ने बड़ा ग्लैमराइज कर दिया है इस फील्ड को। जो इंस्टाग्राम पे रील्स आईएएस एंटर कर रहा है किसी ऑफिस में एंड समबडी is opening door and IPS enter कर रहा है, there's a force of police following that. So I think that is also, आजकल everything is driven by the social media कि rather than knowing as to why do we want to go for this exam, एक कि भाई हमारी भी ऐसी रील्स बनेंगी, लोग फॉलोअर हमें फॉलो करेंगे, it's more acceptability in the society, वो बन गया है, and maybe something which is trending these days कि लोगों को आजकल एक बहुत glamorized lifestyle चाहिए। So I think social media also has some role in adding more students to this. ग्लोरिफिकेशन तो चलो, पर मेरे को लगता है जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी मतलब आप बच्चे बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। रियलिटी So- मैं बताऊं आपको, हाँ, ग्लोरिफिकेशन है और एक सोसाइटी के अंदर एक इमेज है जी। जिसको हम प्रेस्टीज बोलते हैं। हम जैसे ही उसमें जाते हैं और हमको वो टैग मिलता है, हम रियलाइज करते हैं कि हमारे से सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है वो हमारे से मतलब ही नहीं है उसको। They are only talking to you because of that tag, and then Okay. you feel the hollowness of it. You feel that the respect is not mine. Yes, they are respecting the chair on which you are sitting. Yes, you would have done the same thing if you जी। were in their position. And you थोड़ी देर के बाद confusion होने लगता है। The colors start to blend and the lines start to intermingle. मेरे में और मेरी पोजीशन में क्या फर्क है, लोग भूल जाते हैं कुछ देर में। जी, okay. ये सबसे बड़ा कारण था If you are कि being true to yourself, that you are being, is this respect and prestige mine as a person, or could it have been anybody in my position? Then you Okay. arrive at the answer.
तो ये सबसे So you- बड़ा you- कारण था कि मैंने सोचा कि ना ही मैं पावर हैंडल कर सकता हूँ, ना मेरे को उसका शौक है, और उसके साथ मेरे को जैसे वही बताया कि टीचर मज़ा आने लग गया कि हाँ मेरे को लगा मैं सारी उम्र बहुत खुशी से करूँगा। जी जी जी। तो देन आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। सो रवि सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ये आजकल ऐसा ट्रेंड हो ही गया है, नानकी मैम ने बहुत सही मेंशन किया कि आजकल सिविल सर्वेंट काम करने निकलते पीछे कैमरामैन लेके निकलते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सिविल सर्वेंट को कि एग्जैक्टली उनको ये जो ग्लोरिफिकेशन वाला चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे? मुझे लगता है कि ये काम तो वो करते ही होंगे जी। ऐसा नहीं है पॉसिबल आज की डेट में कि कोई सिविल सर्वेंट काम ही ना करे, और काम तो वो करते होंगे। एक पर्सनल ब्रांड बनाने का कुछ शौक है लोगों को। आपके भी मन में आया था क्या ऐसा ब्रांड बनाना? देखिए मैं तो 10 साल तक इंस्टाग्राम पे भी नहीं था। आई क्रिएटेड माय इंस्टाग्राम अकाउंट 2 years ago एंड दैट टू बिकॉज आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद माय स्टूडेंट्स। तो मेरे को तो कोई आई हैड नेवर इन्वेंट उस टाइम पर आई वाज डूइंग बॉडी बिल्डिंग जी। चाहने को चाहते तो मैं कर सकता था ये सब चीजें, बट नहीं था शौक। I actually wanted to be left alone. I wanted away from the limelight instead of. But there are personalities who do like it. So I would not like to pass any judgment on them. But I think there's one nothing bad, sir. सबकी अपनी अपनी एक वो requirements होती है achievement. nothing bad. Nothing bad. But there is a sense of responsibility. Exactly. Because you are a person who is considered as a leader. Leader. Because in the, People will follow you as what you're doing. in the minds of your viewers, you are something special. Therefore, you have a responsibility to then show both sides. In one then the other also. And if they are doing that, then I think it's ethical leadership, good leadership then I would say. Yeah, exactly. You show only one part of it and then people start to believe that this is That the reality. reality. That is not the correct representation. Sir, And because you're the one who's able to show this side, because on you ethically to show the other side also. Nobody else but you can do that. सर एक एरिया है जो मैं चाहता हूं कि आप टच करें, शायद वो मिस हो गया है। आजकल YouTube से अर्निंग काफी ज्यादा होती है, तो ये जो सब्सक्राइबर है इनके पास और जो अर्निंग है इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो यू डोंट थिंक सो कि इट इज अ काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कि वो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, उसके साथ साथ में वो अपने रील्स एंड ऑल ये सब, ये अथॉरिटी है जो उनको मिली है, जो काम वो कर रहे हैं वो अथॉरिटी से कर रहे हैं, तो उसको लोगों के सामने दिखा के और उस चीज से मोनेटाइज करना उसको, ये किस एंगल तक हम एथिकल मान रहे हैं? एथिकल की बात हो रही है, लीगल की नहीं हो रही है। तो एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से you would have to see the motivation of them. Was the motivation of the person to make money by monetizing the YouTube, or was it just something that happened along the way? मतलब in legal way or in ethical way we will be just focusing on motivation, not the results, क्योंकि by finally they are earning. And finally, suppose you earn finally by winning a lottery, can we call you unethical? No, we can't. No. And so if then motivation matters, intention matters. But if I will start doing plugging out lottery every day and I am making it a business, then we will call you an addict or a businessman. so that civil servant is a businessman, not a civil servant at the time. I will not say that, because that person is doing a job for a reason, and that the fact that they're able to do it and they have not been reprimanded means that they must be doing their job. मैं नहीं मानता कि अगर वो YouTube पे आके if they show their lifestyle, they are not doing their job but they become bad civil servants. They become more prominent leaders. नहीं, I am not saying sir bad civil servant. I just want to know that is a office of profit. They are taking some more money, which is not expected from that work. They must take money from the government only. I don't know exactly now. This is a legal question. This YouTube आज की डेट में एकदम से नया फिनोमेना है जी। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये सब ऑप्शंस भी खुलेंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल खुल गए हैं जी। तो अब इस पे कोई ना कोई रूल्स फ्रेम हो गए। देयर विल बी सम, आई थिंक देयर वाज सम नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। ये तो लूप होल है ना, अभी उसके ऊपर कोई I आंसर think there has been some notification, some rules, and I think it is clear that if they do it, they have to seek permission or something. But the point is that yes, if that is the prime motivation, then they should actually quit the services and do that. But if it is not the prime motivation and they're doing it, and as long as people are benefiting, I personally do not have an issue with it. मतलब सर that is a good argument कि they must quit the services and then they must pursue that. But I personally believe कि बच्चा उस कुर्सी को ही देख रहा था, उस पावर को ही देख रहा था. If they will quit, I don't think so कि वो follower इतने भी होंगे. That is a personal vision which I have. और ये भी है कि मतलब क्या वो how much access do you have to official things versus personal things? Yes. Official things, in my personal opinion, should not be broadcasted. Of course, and for various reasons. It's not only for ethical reasons. Even it is a security and Security reasons, exactly. तो वो एक definitely angle है.
But apart from that, the people do it for a personal brand, a bit of a gray area. I would make the judgment only after I understand the person, जी. understand what the motivation is. Yeah. I would also judge that person based on the impact they're having. Is it positive, more or less, or negative? And I would also go ahead and say that if the impact is only fame for them, then I would put it in the unethical category because they would not have fulfilled their full responsibility. Agar fame hai, brings a certain responsibility, then you disseminate information completely, fully, right? And you tell people the reality जी. instead of showing only one side. Then No. what I would say is, नानकी में मैं आपसे भी एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहता हूँ, बच्चों की प्रॉब्लम है जेन्युइन। लाइक मेरे टाइम पे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे या मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सिंपल सा वे था किसी इंस्टीट्यूट को चूज करना कि जिसके रिजल्ट अच्छे हैं मैं उसको चूज कर लूँ। From last many days, I am looking on the newspaper. Everyone is claiming 60 people in the 100 rank is from my institute. बच्चा अब कैसे चूज करे? ये इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग दिखा रहे हैं उससे तो हमें कुछ पता ही नहीं लगा। तो बच्चा राइट कोचिंग कैसे चूज करे कि ये ठीक है और मैं पे जा। सर देखिए, इसका कोई एक सही जवाब तो नहीं है, बट अगर मैं इसी डायलेमा में होती कि कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास जाना है, तो आई वुड हैव डेफिनेटली लुक्ड एट 2-3 पैरामीटर्स. वन इज व्हाट आर दे ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ द एजुकेटर्स. उनके पास एजुकेटर्स हैं, कितने पॉलिश्ड हैं, कितने बच्चों को उन्होंने मेंटरिंग प्रोवाइड करी है, हैव दे प्रोड्यूस्ड सम रिजल्ट्स और नॉट. नेक्स्ट पैरामीटर वुड बी वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है. मतलब क्या होता है सर, यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मोनोलॉग चलता है सर, ठीक है ना, आप क्लास सुन लो, सुन के आ गए, बट वो जो डाउट्स है जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, तो कौन सा ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो उस एरिया पे फोकस कर रहा है? क्योंकि सर मोनोलॉग सुन के तो पेपर निकलेगा नहीं. इट इज अ काइंड ऑफ मन की बात ऑफ टीचर्स कि इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन व्हिच इज गोइंग ऑन, नो वन इज गोइंग टू हियर द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम. क्योंकि सर ये जर्नी है ही ऐसी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि विद द पासिंग ऑफ टाइम वो जो डाउट्स है ना सर वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं. सो वी नीड समवन जहाँ पे हम ये रिलीव कर सके, जो हमको कहीं पे एक बार सूदना भी कर सके कि भाई नहीं, हम खड़े थे, हम तुझे बताएंगे भाई अगर तुम फिसल भी रहे हो यहाँ से साइड में भी, इफ यू आर डिविएटिंग ऑफ योर ट्रैक, देयर शुड बी समवन टू ब्रिंग यू बैक ऑन योर ट्रैक. एंड थर्ड इज द फोकस ऑन द कंटेंट सर. कितना अच्छा कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कितना क्लोज कंटेंट है टू दी व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग. सब बुक्स हर कोई पब्लिश कर देता है, ठीक है ना. आज मैं भी 1000 पन्ने के नोट्स भी दे सकती हूँ एंड क्लेम कर सकती हूँ भाई इसमें से आएगा. दिस इज समथिंग, मैं कुछ बढ़िया काम नहीं कर रही हूँ, 1000 नोट पन्ने दूंगी तो उसमें से निकलेगा ही सर, उससे बाहर आ जाएगा. बट हाउ क्लोज इट इज टू यूपीएससी, हाउ क्लोज the content which is being delivered by the educational institute or by the faculties is close to what UPSC is demanding are the 3 parameters which I would have looked for and which I think students should look for, and on the basis of these 3-4 parameters they should decide as to which institute they should choose. कमल सर, मैम ने मेंशन किया कि कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. उस केस में कई बार क्या होता है कि टॉपर्स का इंटरव्यू भी हेल्पफुल होता है, बच्चा सुनता है. लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट टॉपर्स के इंटरव्यू में जो मैंने भी सुनी है कि जो टॉपर जहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है उसके मटेरियल को बताता है कि बेस्ट है, मैंने पढ़ा है, और दूसरा ही बोलता है कि बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी से हो जाएंगी. एज फार एज आई एम अवेयर, मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी है और आपने पेपर अभी देखा भी है, बच्चों ने भी देखा है. डू यू थिंक कि एनसीईआरटी आज के टाइम पे रिलेवेंट सोर्स हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए? तो एनसीईआरटी ना बेस है आपका, कि वही फाउंडेशन है कि एनसीईआरटी से ही पूरी जर्नी शुरू हुई. जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी और जो आपके फंडामेंटल, जैसे हिस्ट्री की बात एंशिएंट की आर्य शर्मा होगी, तो हर एक सब्जेक्ट की एक एनसीईआरटी होगी, फाउंडेशनल बुक होगी जो आपको पढ़नी ही चाहिए. उसको पढ़ने के बाद अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन कुछ उससे बाहर से भी आएंगे, कुछ उससे आ जाएंगे, कुछ उससे बाहर से आएंगे, तो वहाँ पर ना वो सिर्फ एक टीचर का रोल आ जाता है. क्योंकि एक बच्चा लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कैपेसिटी है, तो इतनी सारी किताबें पढ़ नहीं सकता कि अगर एनसीईआरटी भी, फाउंडेशनल भी, फिर एडिशनल बुक भी, फिर करंट अफेयर भी, सारा भी. जब मैं अपने रोल को देखता हूँ बीइंग अ टीचर, तो यहाँ पर यही लगता है कि अगर मार्केट में कोई नई किताब आई है तो मैं उसको पढ़ के उसमें से जो जितने एडिशनल पॉइंट निकल सकते हैं, जिसमें से पेपर बन सकता है, तो वो मैं बच्चे के लिए कर दूँ, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होगा. और यही सिर्फ मेरा काम है, यही टीचर का काम होता है कि वो बेस्ट वो चीज़ करके दे दे जो बच्चा खुद से शायद ना कर पाए ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम कैपेसिटी. और अगर आप वो करके दे रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ना बनने के बाद ना आप बड़ा कुछ वो बोलते हो जो शायद आपने किया भी नहीं होता, आप उन स्ट्रेटेजीज के साथ चले जाते हो, क्योंकि बंदा थोड़ा बहुत बदल ही जाता है पढ़ने के बाद. जो मैं
ये बदलना मतलब क्या है? कोई इकोनॉमिकल इंटरेस्ट बच्चे का बदल देता है, उसकी जो अथॉरिटी उसको मिल गई है, जो बूम मिल गया है, एक फेम मिल गया, वो उसको बदल रहा है? मेरे को लगता है मतलब कि बदलने पे आप क्या fame, कहना चाहते हैं? पैसा बंदे को काफ़ी हद तक बदल देता है, जो शायद बंदा खुद नहीं सोचता होता वो कर लेता है। मैंने बड़े सारे टॉपर्स को भी देखा है कि गलत सलाह देते हुए, कि एक ही टॉपर जैसे 10 पोडियम पे खड़ा होकर अलग अलग सलाह भी दे दे, वही बच्चे को फिर वो गलत गाइडेंस मिलता। भी मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो एडटेक है, कि टेक्नोलॉजी डबल गेम है, कि क्या आपको दिख रहा है उसके पीछे क्या है, काफ़ी कम पता लगता है। पर जो अगर टीचर सच्चा है ना, तो जिस दिन बच्चे का पेपर होता है ना, तो उस दिन उसका भी पेपर है। कि अगर मान लो कि मेरे साथ कोई खड़ा होकर हिस्ट्री पढ़ा रहा है किसी और That's so amazing lines, मतलब बच्चे के साथ आपका भी पेपर है, and that is genuinely a line. एक्सपीरियंस तो यही होता है। बिल्कुल, जब उनका 100%। पेपर हो रहा होता है 100% तो एकदम सांस अटकी होती है। बिल्कुल। मेरे को उतनी टेंशन थी कि अगर मैंने किसी बच्चे को हिस्ट्री करवा के भेजा है, कि मेरे बच्चे को हिस्ट्री आती हो। कि मेरे बिल्कुल, को बिल्कुल, फिर ये होता है कि जब बच्चा आके कहता है कि जैसे इस बार बच्चे ने कहा कि शायद मैं क्लियर ना हूँ, पर हिस्ट्री एज अ टीचर आप पास हो जाओगे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कि हर 100% साल मेरे को जब ये लगता है ना कि मैं हिस्ट्री एज अ टीचर की तरह पास हो जाता हूँ, तो अब मेरे को लगता है कि हर साल इस काम को मैं कर सकता हूँ। तभी मैं कह रहा था कि इस काम को करने में मजा। इवन सर, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी इस बार प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर ऑप्शनल ज्योग्राफी आपसे हमने पढ़ा, और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, बच्चों ने प्रीलिम्स को ये बोला कि सर हमारा क्वालिफाई हो रहा है और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से क्वालिफाई हो रहा है। दैट इज रियली सेटिस्फैक्टरी जॉब जो नजर आती है। अच्छा रवि सर, एक चीज और भी है जो मतलब बहुत कम बच्चों को लगता है ऐसा, लेकिन ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और स्टेट के लिए भी जाता है। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के अंदर करप्शन कितना इन्वॉल्व है? यूपीएससी में, दोनों में, स्टेट सर्विसेज में भी और यूपीएससी में। स्टेट सर्विसेज आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज आई नेवर वेंट, बिकॉज आई वाज इन दिल्ली ऑन द टाइम। यूपीएससी में नेवर हर्ड ऑफ इट, एंड आई टेल यू दिस, 10 years I spent in there. जी। I must have met hundreds of officers, maybe thousands. By met I mean properly interacted. जी। एक भी अभी तक मुझे ऐसा ऑफिसर नहीं मिला जिसको देख के लगे कि इसका कैसे हो गया। They all have something extra. ओके। They all are smart. किसी से बात करके 5 मिनट बात करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। Sometime 2 साल पहले कुछ स्टार्ट हुआ था कि कुछ there might be some issue there, but जितना मैं समझता हूँ, जी। I think they're paranoid about this. The UPSC हो सकता है कुछ एक्सट्रीम उस पे चले जाए वो इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए अपनी इसको सैंक्टिटी को। सैंक्टिटी को। आई थिंक कुछ ज्यादा ही वो they're going on the other side instead of the other side. I don't think they're corrupt at all. This is my personal perception. जी। I don't have the data. I don't know anything more than what you know. My personal perception is not corrupt. नानकी मैम, एक सर ने अभी बोला कि हाँ, हम जब भी किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो वी विल रियलाइज कि हाँ दे हैव समथिंग स्पेशल। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जो एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो बहुत पॉपुलर नहीं है, वो आके उन लोगों के साथ बैठता है क्लास में, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्स में पढ़े हुए हैं, सब लोग हैं, तो उसको हमेशा ये फील होता है कि यार मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा। मेरी क्लास में ही, मेरे सराउंडिंग में 100 बच्चा ऐसा बैठा है वो आर एक्सीलेंट देन मी, वो एडमिट कर लेता है इस चीज को। तो ये इस टाइप की जो फीलिंग्स है, इससे बच्चा कैसे लड़े और क्या फिर वो बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा, इस पे थोड़ा आप इंसाइट दीजिए। टाइम एंड अगेन एग्जाम्पल्स निकल के आए हैं जहाँ पे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, हर साल कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल्स तो निकल के आते हैं कि वो कूली है, he has been serving on the railway station and वहाँ का वाईफाई यूज करके that person has aced the exam. मतलब छोटे छोटे काम करके लोग प्रधानमंत्री भी बने हैं। Exactly सर, हमारे पास तो आई थिंक इससे ज्यादा नोबल एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कि एक वो माहौल होता है कि भाई मैं एक अच्छे प्रीमियर एजुकेशनल या आईवी लीग कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, विल आई बी एबल टू डू दैट, एंड बहुत लाजमी है सर ऐसे क्वेश्चन है ना। तो सर टू द मैसेज टू ऑल दी स्टूडेंट्स वुड बी, अगर आईवी लीग से पढ़े होना या प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े होना एक क्राइटेरिया होता तो शायद यूपीएससी उसको शुरू में ही फिल्टर लगा देता कि भाई आप कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट से पढ़े होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्जाम। द मैटर द फैक्ट दैट कि इट इज ओपन फॉर एवरीवन, बस आपके पास आपकी मेंटल प्राउस होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं मैटर करता। दिस इटसेल्फ स्पीक्स कि आप बैठ सकते हो, आप कर सकते हो। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास जो उनके थिंक टैंक्स है वो पहले इस चीज का फिल्टर लगा देते सर। तो इस चीज पे तो घबराने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आईवी से नहीं हूँ या मैं आईआईटी नहीं हूँ या मैं आईएम नहीं हूँ, तो हाउ विल आई कॉम्पीट विद देम। नहीं, स्टार्टिंग इसका तो मैं पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ आपको खुद की लाइफ से।
I had no interest in studies or academics. I went to the coaching institute straight after bodybuilding. अच्छा हाँ, जब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, IIT कर रहे थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग परस्यू कर रहा था. ओके. हाँ, मेरा गोल था कि मुझे मिस्टर दिल्ली बन के मिस्टर दिल्ली में बना, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है, मिस्टर वर्ल्ड बनना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है. दैट वाज माय मिशन. टू बी फ्रैंक सर, एक बात मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि मैं आई यूज्ड टू फील वेरी फिट एंड फाइन, हेल्दी एज वेल, बट नाउ आई एम सिटिंग बिसाइड यू, आई एम फीलिंग कि यार बहुत कुछ करने की अभी रिक्वायरमेंट है. नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको जैसा शौक है वैसा. फिटनेस हैज मेनी फेसेस. जी. आई नो दैट यू आर you bicycle Yeah. every day. Yeah. So I wish I had that discipline. मैं नहीं सुबह आपकी तरह उठ के 5 बजे कर सकता हूँ. तो आपके साथ बैठ के मुझे भी ऐसा ही लगता है. थैंक यू सो मच सर. पर मैं जब गया वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जी. मैं बॉडी बिल्डर था माइंड से भी. और मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी थी. मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था. इनफैक्ट आई वुड गो, इनफैक्ट द एडमिटेड फैक्टर इज आई हेटेड इट. द स्कूल सिस्टम, आई हेटेड द होल प्रोसेस and I just survived. And I was not interested in my graduation, which was engineering at all. I basically figured out a way to drop out. And without dropping out actually. मैं काम अपना करता रहा जी. और बट मैंने करी बॉडी बिल्डिंग वो 4 साल के, और फिर मैं मिस्टर दिल्ली बना. पढ़ाई से बिल्कुल कनेक्शन कट गया था मेरा. इट वाज सेवर्ड कंप्लीटली. जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया, कोई IIT से है, कोई IIM से, मैं यहाँ पे जिम से जिम से वहाँ पे बैठ के फिर अब मेरे को ये याद है, पहले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ डिक्टेशन या कुछ नोट्स लेने की बात चल रही थी, तो मैं लिख रहा था. मैं 2 लाइन लिख पाया था, लोगों ने पूरा पेज लिख दिया था. अच्छा. मेरी राइटिंग ऐसी थी कि आप पढ़ते तो बोले तो 12 साल के बच्चे की है. बट लोग इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स. जी. मैं सड़क पे निकलता था और मैं लोगों की शक्लें देखता था, मुझे डर लग जाता. so much serious. ये काम पे आ गया. मुझे गारंटी होना ही नहीं है. जी. अगर होगा पहले उनका होगा ना, मेरा क्यों होगा. बट आई थिंक से जो आपकी बॉडी बिल्डिंग, सो दैट इज आल्सो अपने आप में एक तपस्या, कंसिस्टेंसी, दैट वर्क फॉर यू. हाँ, मतलब ये जो मेंटल पावर, आई थिंक आई विल से कि जो बॉडी बिल्डिंग से मेंटल पावर जो थी आपकी, जो एक स्ट्रॉन्ग पावर बनी कि मैं कर सकता हूँ, उसी चीज ने सब चीजों को पॉसिबल करवाया ना. वही मैं बोलता हूँ, एक कंसिस्टेंसी, एक एबिलिटी टू टॉलरेट पेन, वो सिखा दी थी मेरे को उसने. जी. और ये भी इतना सिखा दिया था कि बॉडी बिल्डिंग या इस टाइप के कोई भी आप काम करो, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स, 2-3 साल बहुत मेहनत लगती है रिजल्ट दिखने से पहले. वो उसकी आदत हो गई थी. और कंपेटिटिवनेस की भी आदत हो गई थी. कंपटीशन तो इट हैज बिकम जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे को डर लगा नहीं उससे. जी. हाँ, दैट वर्क इन माय फेवर. मेरी एडवांटेज वही थी. सो दोस्तों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन कंवल सर के लिए है. पहले तो मैं बताना चाहूंगा, कंवल सर अभी अनमैरिड हैं. तो एक क्वेश्चन है जो जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, और शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई फैकल्टी इस क्वेश्चन को उठाता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कंसर्न है या एक रीजन है फेलियर का. सर, आपने अभी बोला कि जो एज होती है सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, वो एज जो है वो उसमें सोशल प्रेशर भी आता है, मैरिज टाइम भी आ जाता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है. यही वो टाइम है जब लव बर्ड्स भी आते हैं. तो ये जो लव अफेयर वाला एंगल है, इससे भी बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने अप टू दैट लेवल नहीं जा पाते. तो आप क्या सजेशन बच्चों को देना चाहते हैं इस चीज में? सच तो देखो, ये बंदा डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है. जो हम बातें करते हैं ना कि लव विल गिव अस स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह, वो किताबों में बातें ठीक लगती हैं. और जब मैंने कहा था ना कि बंदा क्या करता है कि तैयारी शुरू कर लेता है, इस साल में होगा, तो वो सोचता है कि, जैसे मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ, वो हर साल जब प्रीलिम्स आता था ना, अपने घर पे फोन करके कहता था, डैडी इस बार मेरे को स्ट्रेटेजी समझ आ गई, अगली बार देखना मैं क्लियर कर दूंगा, इस एक साल मेरे को मौका और दे दो. तो वो बस डिले करता रहता था. जब आपने ये सोचा ना कि आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की, तो हमेशा ये सोचो कि 2 साल है, 2 साल बिना डिस्ट्रैक्शन के हैं. डिस्ट्रैक्शन में लव वगैरह फिर कुछ नहीं आएगा. अगर तो पहले से गर्लफ्रेंड है तो ठीक, तो वो अगली भी समझ आएगी. That is not a distraction. पहले से है that distraction. वो तो एकदम बॉन्डिंग, पर अगर आप इस दौरान बनाते हो ना, तो वो फिर डिस्ट्रैक्शन होगी. फिर वो जो 2 साल लगने थे वो 4-5 लग जाएंगे. उसका कोई फायदा नहीं है. मैं अगर किसी को सलाह देनी हो, यही दूंगा कि अगर जितना टाइम लगाना बहुत ढंग से लगाओ, उसके बाद फिर छोड़ के जो मर्जी करी जाओ. मेरे को यही लगता है कि लोग बन भी जाते होंगे, गर्लफ्रेंड्स के साथ बना के भी बन जाते हो, पर वो एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन को देख के हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते. बट मेरा मानना तो ऐसा भी है सर, एक्सेप्शन ही रिजल्ट है यूपीएससी में. लाखों एस्पायरेंट में 1000 बच्चा तो एक्सेप्शन ही है. ऐसा होता तो सब लोग डेटिंग क्लब बने होते यूपीएससी के, और सब लोग सोच रहे थे वो यस एक्सेप्शंस हैं, बट वो एक्सेप्शंस अलग लेवल के हैं.
मतलब दे आर नॉट लव अफेयर्स, वो एक्सेप्शन है हार्ड वर्क के, परसिस्टेंसी के। क्योंकि मेरे एंगल में ये भी है, मैं देखता हूँ कि यूपी और बिहार से जितना बच्चा सेलेक्ट होता है जेन्युइनली अमेजिंग है, क्योंकि उनकी जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही अमेजिंग लेवल की है। कि उनको पता है कि करना ही पड़ेगा। हाँ, उनको ये पता है कि इधर आई विल पुल रिक्शा और इधर आई विल बी द लीडर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। दोनों में चॉइस बहुत ही वेरिड चॉइस है, बनना ही पड़ेगा। कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज में। वो डाई हो जाता है जी, नहीं, बट स्टार्टिंग से दिस थिंग इज सेलिब्रेटेड बचपन से ही, देयर इज अ होल कल्चर अराउंड इट जी, उसको सेलिब्रेट करा जाता है, एंड यू ड्रीम अबाउट इट। यू somebody suppose from the northeast or somebody from a place like Delhi doesn't have the exposure to the fact that this is also possible. Public discourse में है ही नहीं ये conversation for the most part, और यूपी बिहार का कल्चर ऐसा की है, हाँ बिल्कुल, तभी नहीं करते लोग। बिल्कुल। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही थी, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा रवि सर से है कि सर प्लान बी जो बोला जाता है वो होना चाहिए, बट एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं वो प्लान बी में रखें तो रखें क्या प्लान? जैसा कि कवल ने कहा, एग्री विद स्ट्रेटेजी, 2 साल इफ यू कैन अफोर्ड इट, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना प्लान बी के करी जा सकती है प्रिपरेशन। दूसरे साल के बाद 2-3 ऑप्शन खुल जाते हैं। जी। एक, कोचिंग इंडस्ट्री। ओके, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो 2-3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन सर्वाइव कर चुके हैं और इतना कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दे विल गेट एम्प्लॉयड सूनर और लेटर। ओके, आज की डेट में कि हाँ वो एक अच्छी लाइन है। अगर Of course. और इतना आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट भी नहीं करती, दैट इज वन ऑप्शन। जी। ये अज्यूम कर लेते हैं कि एवरीबॉडी विल नॉट गेट इट। माय सेकंड स्ट्रेटजी वुड बी, जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, ये ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसी न किसी में आ ही जाता है, इमीडिएटली एमए स्टार्ट कर दीजिए, इग्नू से या किसी और फील्ड में, और उसको परस्यू करिए 2 साल में, गेट इट ओवर विद, फिनिश इट, देन स्टार्ट टू बिल्ड योर नेटवर्क्स एंड सी 2 थिंग्स। जो मेरी पहले की ग्रेजुएशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मैंने यूपीएससी में सीखा है, क्या उसमें कोई इंटरसेक्शन है जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ? एक बहुत अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए and keep putting stuff on LinkedIn to make sure that others know who you are. Prospective employers, find that bridge. I am willing to bet that if it is done correctly, the avenues ऐसे खुलेंगे that may even be better than the UPSC. 100%। लाइक अगर गूगल के सीईओ आज अगर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में होते तो दे मे बी डीएम ऑफ नोएडा और समवेयर एल्स, दे आर डूइंग फार बेटर देन दैट। मतलब दिस यूपीएससी इज नॉट द फाइनल थिंग जी। पर यूपीएससी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, बट भाई जैसे कमल ने कहा, इंसुलेट इतना हो जाते हैं लोग इसमें, लगता है कि दुनिया ये है, और अगर इसे बात देखना स्टार्ट भी कर दिया तो इट इज अ डिस्ट्रैक्शन, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज जस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जी। तो बिल्कुल यूनिपोलर फोकस के साथ हम कर सकते हैं 1 या 2 साल। आफ्टर दैट ब्रॉडन द होराइजंस एंड प्ले द होल वर्ल्ड इज ओपन टू। और वो 2 साल की तैयारी आपको बहुत बड़ा भी बना देती है, आपकी सोच को खोल देती है, आपकी पर्सनैलिटी शेप करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो को उनमें काफी सारी वैल्यूज होती हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, दे नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम भी है उनके पास में। इवन मैं बोलूंगा जो लोग एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं, और बोलूंगा भी कि इट इज द राइट चॉइस कि आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को अगर हायर करते हैं तो आई थिंक वो काफी डेडिकेटेड होंगे अपने वर्क के लिए, दे नो व्हाट इज द एग्जैक्ट विजन। तो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। और लाइक नाउअडेज इवन आई एम लिसनिंग अबाउट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ऑल दीज आर आल्सो गुड पोस्ट जिस पे बच्चा जा सकता है। सो नानकी मैम, फाइनली आप क्या मैसेज बच्चों को ओवरऑल देना चाहते हैं जो कि उनको एक जर्नी में हेल्प करे, उनके विजन को क्लियर बनाए? मतलब क्या एक फाइनल मैसेज आप जो बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है सर कि बच्चे कोई सा भी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, बट कुछ टाइम बाद सर टीचर या फैकल्टी या मेंटर की बातों को बहुत ग्रांटेड लेना लग जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है सर कि सारी फैकल्टीज शुरू से चिल्लाना चालू कर देती है कि भाई एनसीईआरटी कर लो, फाउंडेशंस मौजूद हो जाएगा, बट दे जस्ट वो हो जाता है कि सुना एंड जाने दिया जी सर। तो वहाँ पे ना वहीं से प्रॉब्लम्स अपने लिए वो खड़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फाउंडेशन में ये नहीं समझाओगे कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, यू वुड एक्सपेक्ट कि क्लाउड फॉर्मेशन तुम एनसीईआरटी से पढ़ के आओ, अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में तुमको पढ़ा दूंगा। जीडीपी अगर मैं फाउंडेशन में समझाऊंगी दैट विल स्ट्रेच टू 2 years, अदरवाइज इकोनॉमी खत्म ही नहीं होगी। आई वुड एक्सपेक्ट कि तुम वहाँ पे पढ़ के आओ। तो प्लीज अगर फैकल्टीज कुछ बातें बोल रही हैं उसको सुनो, उसको इनकलकेट करो, क्योंकि दैट विल ओनली मेक योर लाइफ एंड दिस जर्नी लिटिल ईजी। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत बार हम इस विम्स एंड फैंसी में रह जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक है। प्लीज स्टार्ट, नॉट इनिशियली बट आफ्टर सम टाइम, प्लीज कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स इन द टर्म्स, स्टार्ट डिस्कसिंग, ग्रुप्स बनाओ, बात करो
हो सकता है तुम्हारी कहीं पे कोई चीज गलत जा रही हो, जी। तो वो जो एक सेल्फ चेक होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अदरवाइज बच्चे अपने ही कुकून में रह जाते हैं कि हाँ भाई सही तो जा रहे हैं, देखेंगे। फिर जब फर्स्ट प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद दे रियलाइज कि नहीं ये सही था। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रीलिम ना क्लियर होते ही कॉन्फिडेंस पे डेंट तो आ ही जाता है। डू नॉट लेट दिस हैपन टू योरसेल्फ। पहले से ही ठीक पाथ को पकड़ो। एंड लास्ट थिंग इज मल्टीपल वीडियोस को मत देखो। टाइम टेबल कैसे बनाए, 25 वीडियो देख डाले फिर भी टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। डू नॉट डू दिस। सर ऐसा है कि जयपुर से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते और सारे सही हैं। सारे फाइनली मुझे जयपुर पहुंचाते हैं। एग्जैक्टली जी। एक रास्ते को पकड़ो, एक मेंटर बना लो और उसी को खुदा मान लो। जी। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला वर्क नहीं कर रहा, चलो ये फैकल्टी बता रहे, जो आजकल ट्रेनिंग है उसको पकड़ लो। डू नॉट, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और दूसरे वाला भी, एंड वो पहुंचानेंगे आपको। एक लीप ऑफ फेथ जरूरी है जो स्टूडेंट्स लूज कर जाते हैं आजकल। जी। तो ये 2-3 बातें हैं which I think every student should take care of while they have started their journey and throughout their journey. सो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे ब्रॉड एरियाज ऐसे थे जिनको मैंने कवर किया टीम के साथ में, और रवि सर ने, कवल सर ने, नानकी मैम ने अपने अपने इंसाइट इस पे दिए, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हमारे पास में हैं जो कि आपने इंसाइट इस पे शेयर करते हैं। स्टिल आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। टाइम टू टाइम हम इस पे मिलते भी रहेंगे, डिस्कस भी करते रहेंगे। बट हाँ, फाइनल मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। फाइनली ये आप ही हो जो रिजल्ट देते हो, निकालते हो। एक फैकल्टी, एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या कोई भी है, वो काफी सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन डिफरेंस तो आपने खुद क्रिएट किया है ना। तो अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। 100% रिजल्ट आता है, और फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज नॉट अ बैड थिंग। कोई गलत चीज नहीं है ये। लाइफ में हम जब भी कुछ अच्छा करने निकलते हैं, या तो सक्सेसफुल होंगे या हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस का यूज करके आप किसी अदर एरियाज के अंदर भी जा सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। बाकी आपकी क्वेरीज के लिए आप टाइम टू टाइम टेक्स्ट बुक आईएएस के साथ में जुड़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।